everyone. Hi everyone. Hi everyone. Hi everyone. Hi everyone. Hi everyone. ऑलराइट जी, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल कोड बैठक। जी हाँ, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल कोड बैठक में स्वागत है। मैं आपका अपना समर्थ भैया, जो आपको वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ में आपको आगे लेके जाने वाला हूँ। बैठक नंबर 1 तो अब हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आ गए हैं बैठक नंबर 2 में। जी हाँ, ये वीडियो हमारी बैठक नंबर 2 की है। तो अगर आपने अब तक बैठक नंबर 1 नहीं देखी तो इंतज़ार किस बात का, जल्दी से जाओ इस लिंक पे, या डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा लिंक। जल्दी से बैठक नंबर 1 देख लो। हमने वहाँ पे HTML के बारे में जाना था, तो क्या क्या जाना था, क्या क्या कवर किया था, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स बताई थी, तो वो आपको वीडियो के अंदर पता लग जाएगा। तो चलिए यार, अब हम हमारी बैठक नंबर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट इज जहाँ पर हमने 1 को एंड किया था उसके आगे से हम पढ़ने जा रहे हैं। तो लास्ट टॉपिक जो हमने बैठक 1 में डिस्कस किया, दैट वाज अबाउट ब्लॉक वर्सेस इनलाइन एलिमेंट्स, एंड आई होपफुली बिलीव वहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए, बिफोर स्टार्टिंग आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन कि आप लोग प्लीज़ अगर हो सके तो इन वीडियोज़ को, पूरे चैनल की वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हम एक टीच इंडिया मिशन पर निकले हैं, जहाँ पर हम हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस चैनल के सोर्स से मल्टीपल लोगों तक पहुँचना चाह रहे हैं, दैट टू फॉर फ्री, और उनको एक राइट गाइडेंस, सही एजुकेशन देना चाह रहे हैं। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ उस पर लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेक श्योर अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि कोई भी वीडियोस आपको मिस ना हो पाए। तो ये हमारा चैनल है, आप प्लीज़ यहाँ पर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू। चलिए भाई, बहुत हो गई बातें, अब करेंगे इंपॉर्टेंट काम। दैट इज बैठक नंबर 2 का पहला कॉन्सेप्ट शुरू, जिसे हम कहते हैं लिस्ट। लिस्ट, जी हाँ, लिस्ट। यार भैया, लिस्ट क्या होती है? मैंने तो ये पहली बार सुनी है। क्या होती है लिस्ट? अभी बताते हैं, कोई बात नहीं। तो यार, आप अगर कभी ग्रॉसरी शॉपिंग पे गए हो तो फॉर श्योर आपने क्या किया होगा, मतलब अगेन मेरी मेमोरी कुछ खास स्ट्रॉन्ग और शार्प नहीं है, तो मैं चीज़ें भूल जाता हूँ। तो मैं उनको ना इन द फॉर्मेट ऑफ लिस्ट लिख के चला जाता हूँ, और अपने जो मेरे शॉपकीपर भैया होते हैं उन्हें या तो वो लिस्ट दे देता हूँ, या उनको लिस्ट पढ़ के सुना देता हूँ। वो मुझे अपना सामान कॉरस्पॉन्डिंगली दे देते हैं। पर यार, इतना ही लिस्ट से सीमित नहीं है। अगर मैं थोड़ा डेवलपमेंट की फील्ड में लिस्ट पे लेकर जाऊँ, तो लिस्ट हमारे पास 2 टाइप की होती हैं। क्या भैया, 2 टाइप की? जी हाँ, 2 टाइप की लिस्ट होती है। वन इज़ योर ऑर्डर्ड लिस्ट, अनदर वन इज़ योर अनऑर्डर्ड लिस्ट। अच्छा, क्या कोई फ़र्क है दोनों में? अरे जी हाँ, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ध्यान से सुनो, अभी बताता हूँ। जैसे मान लो, ऐसी लिस्ट जिनके ऑर्डर को अगर मैं ऊपर नीचे कर दूं तो उसको फ़र्क ना पड़े, उसको कहते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, एंड उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम UL के सिंबल से। एंड ऐसी लिस्ट जिसके ऑर्डर को अगर मैं ऊपर नीचे कर दूं तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा, तो उसे कहते हैं ऑर्डर्ड, एंड उसका सिंबल होता है हमारा OL। ठीक है यार भैया, एग्जाम्पल से बता सकते हो? अरे बिल्कुल बता सकता हूँ, इसीलिए तो आया हूँ। ध्यान से सुनना यार। मान लो, है ना, एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले, पहले का, दैट इज़ अनऑर्डर्ड का एग्जाम्पल लेते हैं। चलो ठीक है, बढ़िया। दिमाग में बहुत भयंकर चीज़ आ गई है, ध्यान से सुनना, दिमाग में लाइफ लॉन्ग रहेगा तुम्हारे। सुनो फटाक से एग्जाम्पल। तो यार, वैलेंटाइन वीक चल रहा है, ठीक है। अब वैलेंटाइन वीक पे ये हो तुम, छोटू छोटू से तुम्हारे बाल, और ये है तुम्हारी प्यारी गर्लफ्रेंड। ये है तुम्हारी प्यारी गर्लफ्रेंड, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। अगर तुम एक लड़की हो जो इस वीडियो को देख रही हो, तो तुम अपना एक ड्रीम राजकुमार इंसान मान सकते हो जिसके साथ तुम डेट पे जा रहे हो। अब ये है कपल, मान लो दिस इज़ यू एंड दिस इज़ योर बाबू। तो तुम्हारी बाबू ने तुमसे रिक्वेस्ट करी कि यार बेबी, वैलेंटाइंस वीक है, तो चलो ना मूवी देखने चलते हैं। तो तुम अपनी बाबू को ले गए कहाँ पे? एक मूवी दिखाने थिएटर के अंदर, जहाँ पर एक बंदा टिकट बेच रहा है। किस चीज़ की टिकट बेच रहा है? मूवीज़ की बेच रहा है। तो तुम गए, टपक टुपुक टपक टुपुक टपक टुपुक करते 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 टिकट काउंटर पे, और भैया को बोला, भाई साहब कोई मूवी लगी है क्या? तो उन्होंने बोला, हाँ जी भैया, मूवी लगी है। तो आप क्या पूछोगे उससे? नहीं पूछोगे ना, अरे बताओ कौन सी कौन सी। तो भाई, टिकट वाले बंदे से, ध्यान से सुनना, यहाँ से दिमाग लगाना शुरू करना है। टिकट वाले बंदे ने बोला कि भैया आपको कौन सी मूवी देखनी है? अरे उसने बोला, आप मुझे सारी मूवीज़ का ऑप्शन बताओ। ठीक है भैया, अभी बताता हूँ। तो यार भैया, एक KGF लगी हुई है, एक धमाल लगी हुई है, और एक लगी हुई है गैंग्स ऑफ वासेपुर। ठीक है जी, गैंग्स ऑफ वासेपुर। ठीक है, ये मूवीज़ लगी हुई हैं। ओके जी। अब तुम गए थे अपनी बाबू के साथ, तुम्हारा ध्यान था बाबू के अंदर, तो भैया ने जब मूवीज़ का नाम बताया तुम उसे सुन ही नहीं पाए। तो तुमने बोला, अरे अरे भैया भैया भैया, हाँ जी, रिपीट, एक बार दोबारा बताओ ना, एक बार दोबारा मूवीज़ बता दो। भैया कह रहे, अरे चलो कोई बात नहीं, वैलेंटाइन वीक है, प्यार का हफ्ता है, तो जाकर दोबारा बताया तो उस लड़के को। तो भैया ने बोला, यार देख, धमाल लगी हुई है, गैंग्स ऑफ वासेपुर लगी हुई है, और KGF लगी हुई है। पर तुम तो अभी भी अपने बाबू के साथ थे, तुम्हारा ध्यान अभी भी आधा अधूरा था। तुम गए भैया के पास, भैया आखिरी टाइम माँ कसम खा के कह रहा हूँ, अब सुन लूंगा पक्का, प्लीज़ बता दो। तो भैया ने कहा, चल कोई बात नहीं, छोटा है, दोबारा बता देते हैं। भैया ने बोला, सुन ध्यान से,
एक लगी है KGF, एक लगी है गैंग्स ऑफ वासेपुर और लगी है धमाल। बता कौन सी की टिकट दूँ? इस बार तुमने सुन लिया, पर जो सवाल जहाँ पे तुम्हें ध्यान देना है, जहाँ पे तुम्हें गौर फरमाना है, वो ये है कि टिकट देने वाले भैया तीनों बार जब उन्होंने मूवीज़ की लिस्ट बताई, तीनों बार अलग अलग ऑर्डर में लिस्ट बताई। बट क्या उस ऑर्डर के चेंज होने से किसी भी चीज़ पे फ़र्क पड़ा? नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ऐसी लिस्ट, ऐसे लिस्ट आइटम्स, इन सबको क्या कहा जाता है? LI, दैट इज़ व्हाट, लिस्ट आइटम्स। ऐसे लिस्ट आइटम्स जिनके ऑर्डर को बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। जी हाँ, तो यार ये आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट का एक एग्जाम्पल है जो शायद आपको हमेशा के लिए याद रहे। अब यार भैया अनऑर्डर्ड लिस्ट समझ आ गई, UL से लिखा जाता है, उसके अंदर लिस्ट आइटम्स होते हैं बहुत सारे, LI से लिखे जाते हैं। अब थोड़ा सा मुझे ऑर्डर लिस्ट के बारे में भी बता दो। अरे बता देते यार, 5 मिनट दो भाई को, भाई आया सब बता के जाएगा। तो यार अब एग्जाम्पल देखते हैं हम ऑर्डर्ड लिस्ट का। तो यार ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए मान लो, चलो ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए आप मान लो कि यार आपके ना स्कूल टाइम पे PTM हुआ करती थी एट द एंड ऑफ योर ईयर। मतलब जब आपका 7th खत्म हुआ, 9th खत्म हुआ, 10th खत्म हुआ, तो PTM होती थी, राइट? तो जब PTM होती थी, उस PTM का एजेंडा क्या होता था? आपको आपकी रैंक पता लगती थी, मार्क्स पता लगते थे, और जो भी लेट्स से आपका रैंक है वो आपके डिस्प्ले बोर्ड पे दिखता था कि दिस गाय इज द टॉपर, दिस इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन एंड सो ऑन। तो वैसे तो मैं कभी फर्स्ट नहीं आया, पर मैं, अब सिंस ये मेरी कहानी है तो इस कहानी में तो मैं आ ही सकता हूँ। तो मान लो फर्स्ट आया था समर्थ, जी हाँ बिल्कुल, फर्स्ट आया था समर्थ। सेकंड आया था मान लो मेरा मैवरिक। थर्ड आया था मान लो कोई मेरा दोस्त, मान लेते हैं रुपेश। ठीक है, ये है रैंकिंग ऑफ माय क्लास, क्लास की रैंकिंग है ये, ठीक है भाई, क्लास की रैंकिंग है। अब क्लास की रैंकिंग ये है, राइट? मैं अगर बोलूँ समर्थ और रुपेश की पोजीशन को हम इंटरचेंज कर दें, क्या पोजीशन को इंटरचेंज करने से फ़र्क पड़ेगा? जी हाँ, इस केस में पोजीशन को इंटरचेंज करने को, लिस्ट आइटम को इंटरचेंज करने से फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। क्या समर्थ चाहेगा उसको थर्ड पोजीशन मिले? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि उसने मेहनत करके फर्स्ट पोजीशन अचीव करी है। तो क्या यहाँ पर इसका ऑर्डर मैटर करता है? जी हाँ, इस जगह पे इस लिस्ट का ऑर्डर मैटर करता है। तो जहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है दैट इज ऑर्डर लिस्ट। जहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, जैसे कि इस केस में ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो इस केस में क्या लगाऊंगा? अनऑर्डर लिस्ट। क्लियर? यहाँ तक समझ आया? और हर एक लिस्ट आइटम्स होते हैं इसके अंदर। यार अब भैया आपने थ्योरेटिकल बता दिया, बस थ्योरी करवाओगे? नहीं भाई, प्रैक्टिकल पे चलो फटाक से, जल्दी से। तुम्हारे पास बैठक नंबर 1 बन रखा है, तो यार मैं फटाक से क्या कर रहा हूँ, एक नया फोल्डर बना रहा हूँ, बैठक नंबर 2, एंड आपको उस फोल्डर के अंदर एंट्री दिलवा रहा हूँ। ये रहा आपका एंट्री, बैठक नंबर, अरे यार बैठक नंबर 2 में। चलिए ठीक है जी, बैठक नंबर 2 में भैया ले आए हैं, ये हमारा बैठक नंबर 2 बन गया। अब इसके अंदर मैं कुछ फोल्डर्स बनाने वाला हूँ। मान लो मैंने लिस्ट नाम का फोल्डर बना लिया, या अभी एंकर भी पढ़ना है हमें, एंकर का मैंने फोल्डर बना लिया, एंड सो ऑन, राइट? बहुत सारे फोल्डर ऐसे मैं बना सकता हूँ। ठीक है जी, हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं लिस्ट। लिस्ट के अंदर मैंने एक फाइल बना ली, index.html। कॉमा आ गया गलती से, जल्दी से इसको रीनेम करके हम index.html कर लेते हैं। तो .html यहाँ पर मैंने किया, बॉयलर प्लेट ले आया, एंड बॉयलर प्लेट लाने के बाद सिंपली मेरा इतना सा काम है, मैंने यहाँ पे कर दिया एक अनऑर्डर्ड लिस्ट, यहाँ पे कर दिया एक ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ता, ऊपर नीचे कर दो, जो मर्जी कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ऑर्डर लिस्ट के अंदर भी क्या होते हैं? लिस्ट आइटम्स। हमने ऑर्डर के लिए क्या पढ़ा था भाई? ऑर्डर के लिए मैंने अपनी रैंकिंग करी थी। जैसे मान लो फर्स्ट आया था समर्थ, सेकंड आया था हमारा मैवरिक, थर्ड आया था हमारा रुपेश, राइट। अब यहाँ पर ऑर्डर मैटर करेगा, बट हमने मूवीज़ के लिए भी तो दिखा था ना। तो एक लिस्ट आइटम मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, गैंग्स ऑफ वासेपुर, पूरा लिख लेते हैं तुम्हें अगर नहीं ध्यान रहा तो। गैंग्स ऑफ वासेपुर। एक हम बना लेते हैं, मान लो क्या नाम था हमारा, मैं तो भूल ही गया। मान लो मैंने मूवी बताई थी तेरे नाम, और एक और बताई थी KGF बताई थी, हाँ KGF। तो ये मूवीज है 3। तो यार यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पोर्ट ऑलरेडी रन कर रहा है, तो मैंने किल कर दिया उस पोर्ट को। ठीक है, तो अब मुझे जो यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो मेरी फोटो के नीचे हो सकता है, पर तुम इमेजिन करना कि मैं एडिट करवाऊंगा वैसे, कि यहाँ पर क्या हो रहा है, गो लाइव दिख रहा है। ठीक है, तो गो लाइव पे क्लिक करोगे तो लाइव सर्वर पे चल जाएगा, और यहाँ पे क्या अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो तुम्हें नज़र आ रहा है कि भाई ये जो है समर्थ, मैवरिक और रुपेश, ये ऑर्डर्ड लिस्ट का पार्ट है, 1 2 3 4 लिखा हुआ है, एंड यहाँ पर ये अनऑर्डर्ड लिस्ट का पार्ट है। यहाँ पे आपकी कोई ऑर्डरिंग मैटर नहीं करती। क्लियर? इतना समझ आया सबको? पक्का आ गया? ठीक है, अब यार मैं तुम्हें थोड़ा सा एक नई चीज़ के बारे में बताता हूँ, हल्का सा अगर मैं इसको स्क्रॉल करके दिखाऊँ तुम्हें, तो हम एक नई चीज़ यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, एट्रीब्यूट्स के बारे में। ऑलराइट, अब यार एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, पहले मैं सरल भाषा में इसका आपको डेफिनेशन बता देता हूँ।
तो यार एट्रीब्यूट्स आर बेसिकली एक्स्ट्रा या फिर आप कह सकते हो स्पेशल इंफॉर्मेशन। स्पेशल इंफॉर्मेशन क्यों भाई, किस बात की इंफॉर्मेशन, ध्यान से सुनना। एट्रीब्यूट्स आर स्पेशल इंफॉर्मेशन about a particular element which is given to the browser so that the browser reads that extra information and can act accordingly and can treat that element accordingly। भैया अंग्रेजी मत बोलो, समझ नहीं आती, कोई बात नहीं, हिंदी में बताते हैं। भाई एट्रीब्यूट कुछ नहीं है, एक एलिमेंट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन है जो उस एलिमेंट को थोड़ा अलग बनाती है दूसरों से, जो इंफॉर्मेशन ब्राउजर पढ़ता है, समझता है और उसके अकॉर्डिंग उस एलिमेंट को ट्रीट करता है, दैट्स एन एट्रीब्यूट। सिंपल सरल भाषा में क्या, एट्रीब्यूट एक होता नहीं, बहुत सारे होते हैं। टाइप होता है, एचरेफ होता है, और आपका आईडी होता है, क्लास होता है, नेम होता है, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसके कोई काउंट नहीं है। धीरे धीरे आपको गेम में समझ आ जाएगा आगे क्या क्या है। ठीक है जी। तो यार भैया आप कौन सा बताने वाले हो? मैं अभी के लिए आपको बताने वाला हूँ टाइप एट्रीब्यूट। ठीक है, उसमें क्या होगा भैया? अरे देखो ना, समझो, देखो, आओ। मुझे मुझे जब मैं इसे लाइव सर्वर पे देख रहा था, ये डिस्क समझ नहीं आ रही थी, डिस्क पसंद नहीं आ रही थी, बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ। इसको चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके ओपनिंग टैग के अंदर जाके वहाँ पे एट्रीब्यूट देना पड़ेगा। ठीक है भैया, चला जाता हूँ। ये रहा यूएल का ओपनिंग, यहाँ पे गया, यहाँ पे दिया टाइप, और टाइप दे के मैंने यहाँ पे दे दिया, मान लो क्या, डिस्क। अरे डिस्क, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट भी है, हाँ डिस्क ही बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर आप देखो बिना लिखे और लिखने के बाद भी आपके किसी भी इस लोगो सिंबल में चेंज नहीं आया, इसका मतलब अगर आप यहाँ पे टाइप डिस्क लिखो या ना लिखो वो एक ही बात है। ठीक है जी। पर मेरे को यार डिस्क पसंद नहीं आ रही, क्या मैं इसे चेंज कर सकता हूँ? हाँ, आप इसे चेंज कर सकते हो। आपके पास ऑप्शन है स्क्वायर का। अगर मैं आपको दिखाऊं, क्या यहाँ पे एक स्क्वायर बन गया? चलो, अगर डिफरेंस आपको देखना है तो मैं एक जेनरिक जेनरिक यूएल वैसे ही ऐड कर देता हूँ, जिसके अंदर मैंने लिख दिया बाबा समर्थ। ठीक है, अब तुम्हें डिफरेंस पता लगेगा। बाय डिफॉल्ट है डिस्क एंड यहाँ पे स्क्वायर हो गया। अच्छा नहीं, मुझे स्क्वायर भी पसंद नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ जी, मैं यहाँ पे सर्कल करना चाहता हूँ, कर लो, कौन मना कर रहा है, आपकी इच्छा है। अब आपको यहाँ पे रिंग फॉर्मेट में सिंबल दिख रहा होगा, तो दैट्स अगेन योर कॉल। आपके पास टाइप के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट में ऑप्शन होता है सिंपली डिस्क का, स्क्वायर का और सर्कल का, आप इनमें से कुछ भी एक्सेस कर सकते हो। ऑलराइट यार, क्या ये टाइप सिर्फ अनऑर्डर्ड पे चलता है? अरे नहीं, ये ऑर्डर्ड पे भी चलता है। कैसे चलता है दिखाता हूँ। अब ऑर्डर लिस्ट पे गया, मैंने यहाँ लिखा टाइप, टाइप में मैंने लिख दिया 1, मतलब ऑल्दो मेरे को ऑप्शंस मिल रहे थे, बाय डिफ़ॉल्ट मैंने कर दिया 1। क्या ये मेरी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी है? जी हाँ। अगर आप 1 लिखो ना लिखो, ये अपना जो न्यूमेरिक इंक्रीमेंटल वैल्यू है वो 1 से ही शुरू करेगा। तो 1 2 3 जितने भी आपके यूनिट्स हैं वो सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है भाई। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। अरे बिल्कुल कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया कैपिटल ए, तो अब ये 1 2 3 4 की जगह क्या दिखाएगा? ABCD दिखाएगा, दैट टू कैपिटल। देख रहे हो, ABC कैपिटल। पर नहीं यार, मुझे कैपिटल पसंद नहीं आया, मुझे स्मॉल चाहिए। भाई भाई बिल्कुल हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा मेरे भाई। इसको करा स्मॉल ABCD, क्या है स्मॉल ABCD हो गया? बिल्कुल हो गया। सिमिलरली क्या क्या अवेलेबल है भाई? रोमन नंबर्स भी अवेलेबल है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसको रोमन कर सकता हूँ। मैंने इसको कैपिटल आई कर दिया, तो अब ये कैपिटल रोमन में जाएगा। देख रहे हो, 1 2 3 रोमन, सो ऑन। स्मॉल रोमन भी है, तो यू कैन ट्राई दैट। अब यार मैं चाह रहा हूँ, सिंपल है ना, मैं चाह रहा हूँ कि रहे 1 2 3 4 नंबर ही, रहे 1 2 3 4 नंबर ही, लेकिन नंबर ना 1 से शुरू ना हो, नंबर शुरू हो लेट्स से 5 से, 5 6 7 ऐसा। क्या मैं वो चीज़ कर सकता हूँ? क्या मैं एक इंक्रीमेंटल जंप दे सकता हूँ? हाँ बिल्कुल दे सकता हूँ। मैं यहाँ जाऊँगा OL के अंदर, यहाँ पे लिखूंगा स्टार्ट। स्टार्ट में मैं कोई भी यहाँ पे नंबर डाल दूंगा, 5 से करना है 5, 6 से करना है 6, जो तुम्हारी इच्छा है। मैंने डाल दिया 6। तो अब यहाँ कौन से नंबर से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 6 7 और 8 से। देख पा रहे हो? यहाँ पे अब एक इंक्रीमेंटल जंप आ गया, कितने का? 6 का। 6 से स्टार्ट हो रहा है, 6 7 एंड 8। ठीक है। अब तुम बोलोगे यार नहीं, ये 1 2 3 4 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ABCD, और ABCD भी कहाँ से शुरू हो? ABCD से नहीं, FGH समथिंग समथिंग आगे के कैरेक्टर से शुरू हो। तो मैं यहाँ पर क्या दूंगा? यहाँ पे F दूंगा? नहीं, एक चीज़ ध्यान रखना जैसे टाइप आपका एट्रीब्यूट है, स्टार्ट भी आपका एक एट्रीब्यूट है जो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को एक्सेप्ट करता है। स्टार्ट के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ नंबर्स दे सकते हो, कुछ और नहीं। तो यहाँ पर आप F नहीं लिखोगे, यहाँ पर भी आप 1 2 3 4 5 6 कुछ नंबर लिखोगे, और उस कैरेक्टर के हिसाब से आपका इंक्रीमेंट ऑफ ABCD होता रहेगा। जैसे कि 6 पे आ रहा होगा FGH इंक्रीमेंटल वैल्यू, है ना। तो आप चाहो तो जंप कर सकते हो जितनी की भी आप चाहो, बट यहाँ पे आपको नंबर ही देना है इस एट्रीब्यूट में, स्टार्ट एट्रीब्यूट में। ठीक है। पर यार ये तो ऐसे इंक्रीमेंटल ऑर्डर में जाना ना, FGH GHI
LMN ऐसे करके इंक्रीमेंटल ऑर्डर में जाना है, मुझे उल्टा करना है, मुझे ABC की जगह CBA करना है या DEF की जगह FED करना है, उल्टा चलाना है, रिवर्स चलाना है। क्या वो भी पॉसिबल है? हाँ यार, वो भी पॉसिबल है। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? आप यहाँ पे लिख सकते हो रिवर्स्ड। तो यार रिवर्स्ड क्या है? रिवर्स्ड आपका एक बूलियन एट्रीब्यूट है, या तो ये ट्रू देगा या तो ये फॉल्स देगा। अब तुम पूछोगे भैया यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, अगर ये चीज़, ये वर्ड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो रिवर्स की वैल्यू क्या हो गई बताओ? फॉल्स। अगर मैंने यहाँ दिखा दिया कि भाई हाँ रिवर्स एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब रिवर्स की वैल्यू क्या हो गई? ट्रू, सिंपल। तो ये रिवर्स क्या है? ये एक बूलियन एट्रीब्यूट है जो चीज़ों को उल्टा चलाएगा, रिवर्स ऑर्डर में चलाएगा। तो अब जो भी मेरा 6 लेटर पे होगा, शायद F होता है, तो F से उल्टा जाएगा, FED ऐसे करके दिखना चाहिए। देख पा रहे हो? FED, द रिवर्सल ऑर्डर, डिक्रीमेंटल ऑर्डर। क्लियर? तो यार यही है आपके लिस्ट के बारे में। लिस्ट में और कुछ खास होता ही नहीं। लिस्ट में आपको पता होना चाहिए भाई कितने टाइप के लिस्ट होते हैं, आपका अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड दोनों आपको पता लग गया, लिस्ट आइटम के बारे में पता लग गया, एंड उसके अंदर टाइप एट्रीब्यूट के बारे में, है ना, टाइप एट्रीब्यूट के बारे में हमने जाना, और कुछ स्पेशल एट्रीब्यूट्स में हमने देखे, जैसे कि स्टार्ट जो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एक्सेप्ट करता है, एंड आपका रिवर्स जो एक बूलियन एट्रीब्यूट है। सिंपल है ना? क्लियर? बस अभी के लिए इतना ही। तो हम लिस्ट को तो यहाँ खत्म कर चुके हैं, पर क्या हम एट्रीब्यूट्स को भी यहाँ पे खत्म कर चुके हैं? जवाब है ऑलमोस्ट। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, पर 2 एट्रीब्यूट जो तुम लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें मिस्टेक करते हैं, तो वो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। हाँ, सही गेस करा आपने, मैं क्लास और आईडी की बात ही कर रहा हूँ। राइट। क्लास और आईडी को समझने के लिए मैं आपको एक छुटकू सा एग्जाम्पल दूंगा जो शायद आपके दिमाग में लॉन्ग लास्टिंग रह जाए। ठीक है, तो ध्यान से आप इस एग्जाम्पल को सुनना। अब मान लो, है ना, मान लो कि यहाँ बना लेता हूँ, ये एक डिनर टेबल है। दिस इज़ अ डिनर टेबल। अब डिनर टेबल पे लोग बैठे होंगे यार, बिल्कुल बैठे होंगे, है ना। ड्राइंग में मत जाना है, मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है, पर हाँ कोशिश करूँगा कि तुम्हें मैक्सिमम समझ आ जाए। अब ये डिनर टेबल है, डिनर टेबल पे लोग बैठे हैं। अब यार ये मेरा कमरा है, मान लो इस कमरे में ये बना हुआ है दरवाज़ा, एंड ऐसे करके हम बैठे, मेरा ही घर है ना, मान लो ये मेरा ही घर है। अब दरवाजे पे बजी घंटी, टिंग टोंग, एकदम से आवाज़ आई, क्या समर्थ वोरा अंदर है? ठीक है, मान लो ये हूँ मैं। तो जब इसने बोला कि क्या समर्थ वोरा अंदर है, तो क्या मेरे अलावा बाकी 5 लोगों को टारगेट किया गया? नहीं। क्या समर्थ वोरा सुनते ही मुझे समझ आ गया कि मैं कौन से एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा हूँ? तो यार वैसे ही सेम काम होता है आपका आईडी का। आईडी इज फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन। क्या मतलब? समझ नहीं आया भैया? अभी बताता हूँ। यूनिक आइडेंटिफिकेशन, इसका मतलब अगर मैं अपना नाम रखता हूँ या कोई मेरा नाम लेता है समर्थ वोरा, तो मेरे घर पे समर्थ वोरा नाम का कोई और इंसान नहीं है। तो अगर समर्थ वोरा की बात हो रही है तो इट इज़ 120% श्योर इट्स ओनली एंड ओनली मी, सिर्फ मेरे बारे में बात हो रही है, राइट। पर अगर मैं, चलो घंटी वाला एग्जाम्पल ही समझो, अगर घंटी बजी और उस बंदे ने बोला भाई साहब वोरा है, वोरा, सिर्फ वोरा, उससे सिर्फ सरनेम लिया मेरा, राइट। तो अब एक पॉइंट समझो, डिनर टेबल पे मेरी फैमिली बैठी है, हर एक इंसान का सरनेम वोरा है, तो सबको नहीं लगेगा कि हम उसकी बात ही तो कर रहे हैं कि उसके लिए उसके लिए उसके लिए उसके लिए आया है, राइट। तो क्या ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन था या एक जेनरिक आइडेंटिफिकेशन था? जी हाँ, क्लास आपका एक जेनरिक आइडेंटिफिकेशन का काम करता है, दैट इज ये मोर देन वन जगह पे, मल्टीपल प्लेसेस पे एक्सेस हो सकता है। क्लासेस को आप एक से ज़्यादा बार इस्तेमाल कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, लेकिन ये जो आपकी आईडी है, इट इज़ ओनली एक्सेस्ड एंड यूज्ड वंस इन योर वेब पेज। पूरे HTML के पेज पे सिर्फ एक बार ही एक आईडी को इस्तेमाल करना चाहिए। क्लासेस को आप कितनी बार भी मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हो, राइट। अब एक ऐसा पॉइंट जो काफ़ी लोगों को नहीं पता, या फिर पता भी है तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एक बार सुन लो, कभी ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब कोई मेरे पास आया, उसने मुझे बोला भैया यार मैं ना आईडी को, सेम आईडी को 2 अलग अलग जगह देना चाह रहा हूँ, क्या मैं दे सकता हूँ? ध्यान से सुनना, क्या मैं दे सकता हूँ? हाँ आप दे सकते हो। अगला सवाल, क्या मुझे देना चाहिए? जवाब है नहीं। यहां पर आता है डिफरेंस। अब यार एक एक चीज सुनो, HTML और CSS में ना एरर्स नहीं होते, मतलब इसमें इसमें एरर्स नहीं आते। HTML CSS जब हम करते हैं ना, दैट इज लाइक सॉर्ट ऑफ एररलेस। या तो कोड सही होता है या कोड खराब या गलत होता है। आपको क्या कोशिश करनी होती है कि आपको अपना कोड हमेशा ऑलवेज राइट रखना है। तो आप एक से ज़्यादा बार आईडी इस्तेमाल करोगे तो क्या कोड फट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा? नहीं, कोड चलेगा, परफेक्ट चलेगा। पर अब जो बाइफरकेशन आ गया वो ये आ गया कि या तो मेरा कोड अच्छा है या मेरा कोड बुरा है, और मुझे 2 आईडी लिखने पर कैसा कंसीडर किया जाएगा? बुरा कोडर।
और एक आईडी लिखने पे कैसे कंसीडर किया जाएगा, कंपैरेटिवली गुड कोडर, राइट। तो मुझे अपने कोडिंग प्रैक्टिसेस को एनहांस करना है, एक जेनरिक प्रैक्टिसेस को एनहांस करना है। तो आईडी सिर्फ एक बार यूज़ होता है और क्लासेस मल्टीपल टाइम्स। एरर कुछ नहीं होता है, ध्यान रखना, ठीक है। बट हाँ, हम एक अच्छे डेवलपर की तरह एक अच्छा एक्सपीरियंस डेवलपर बनना चाहते हैं, सीनियर डेवलपर बनना चाहते हैं, तो हम आईडीज़ को रिपीट नहीं करेंगे, क्लासेस को रिपीट कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब आप लोगों को एट्रीब्यूट्स और लिस्ट के बारे में आई होपफुली बिलीव समझ आ चुका है। तो चलिए यार, अब हम चलते हैं अपने अगले टैग पर, दैट इज़ योर एंकर टैग। जी हाँ, बिल्कुल। तो यार, एंकर टैग समझने के लिए अगर मैं आपको थोड़ा सा पुराने बैठक नंबर 1 में लेके जाऊँ, तो मैंने आपको बताया था HTML क्या होता है। HTML इज़ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसमें इस वर्ड को मैंने काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज किया था। व्हाट इज़ हाइपर टेक्स्ट? हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है टेक्स्ट जिसके अंदर लिंक छुपे हुए हैं, जिसके अंदर हाइपर लिंक्स छुपे हुए हैं। तो यार, ये फंक्शनैलिटी अगर मुझे अचीव करनी है, एक टेक्स्ट जिसके अंदर लिंक छुपा हुआ है, वो कौन अचीव कराएगा? जी हाँ, वो हमें हमारा एंकर टैग ही अचीव कराएगा। एंड एंकर टैग खाली नहीं आता, एंकर टैग अपने साथ एक href नाम से एट्रीब्यूट भी लेकर आता है। जी हाँ, जैसे हमने अभी टाइप एट्रीब्यूट पढ़ा, सिमिलरली मेरे पास एक और एट्रीब्यूट है पिक्चर पे, बहुत सारे होते हैं, जैसे कि href। अरे भैया, href क्या होता है? सिंपल, हाइपर लिंक का रेफरेंस। मतलब आप जहाँ पर अपने एंकर टैग को रीडायरेक्ट कराना चाहते हो, भेजना चाहते हो, उसका एड्रेस दोगे ना, उसका रेफरेंस दोगे ना, दैट इज़ योर हाइपर लिंक का रेफरेंस। चलिए, बहुत बढ़िया। अब इस href में मैं क्या करा सकता हूँ, मैं थोड़ा कोडिंग के एस्पेक्ट में आते हैं, तो कोड से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब भाई, मैं क्या करूँगा, अच्छा मैंने एंकर टैग, बहुत बढ़िया, मैंने एंकर टैग पहले से फोल्डर बना लिया है, इसके अंदर मैं एक फाइल बना लेता हूँ index.html। अब इस index.html को जाऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा एक एंकर टैग, यहाँ पे बना दूंगा एक और एंकर टैग। मान लो मैं अपने पेज से जाना चाहता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो मैं लिखूँगा विजिट यूट्यूब। यहाँ से मैं जाना चाहता हूँ अपने इंस्टाग्राम चैनल पर, तो मैं लिखूँगा विजिट इंस्टाग्राम। अब यार, ये href क्या है? यहीं पे तो मुझे वो लिंक डालना है मेरे यूट्यूब चैनल का और मेरे इंस्टाग्राम चैनल का, तो उसको फटाक से फाइंड कर लेते हैं। मैं गया, यहाँ मैंने लिखा कोड बैठक यूट्यूब। अरे वाह, कोड बैठक यूट्यूब का मुझे चैनल लिंक मिल रहा है। दिस इज़ आवर चैनल। अगेन, अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियोस का एक्सेस कर लेना। चलो, ये मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक है, मैंने कोड को किया कॉपी, href में यहाँ पे कर दिया उसको पेस्ट। अब सिमिलरली मैं कौन सा करूँगा, मैं करूँगा कोड बैठक का इंस्टाग्राम चैनल। कोड बैठक इंस्टाग्राम, चलिए देखते हैं। हाँ जी, कोड बैठक इंस्टाग्राम भी है यहाँ पर, आप इंस्टा को भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैं एजुकेशनल कंटेंट डालता हूँ, शॉर्ट वीडियोस डालता हूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूँ, प्लस साथ में फन वीडियोस भी डालता हूँ। तो अगर आपको और चीज़ों का एक्सेस करना है यूट्यूब के अलावा, तो अब यहाँ पर भी शॉर्ट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें, नॉलेजेबल कंटेंट है, डालता हूँ, देख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर भाई मैं आया, कोड को किया कॉपी एंड यहाँ पे कर दिया उसे पेस्ट। तो यार, अब सवाल ये है, अगर मैं इसे लाइव सर्वर पे रन करूँ, यहाँ पर विजिट यूट्यूब और विजिट इंस्टाग्राम दिख रहा है। अब ध्यान से ऑब्जर्व करना, मैं सारी फाइल्स को बंद कर रहा हूँ, सब बंद कर रहा हूँ। मेरे पास कितने टैब खुले हुए हैं? 3 टैब खुले हुए हैं, दिस इज द थर्ड टैब। जब मैं यूट्यूब पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यूट्यूब पे क्लिक करने पे क्या हुआ, मेरा यूट्यूब का चैनल मेरे थर्ड टैब पे खुल गया। यूट्यूब का चैनल थर्ड टैब पे खुल गया। अच्छा अब मुझे वापस जाना है, मुझे यहाँ से पीछे जाना है। कैसे जाऊँगा यार? यहाँ से बैक जा सकते हैं ना, इसे वैसे कहते हैं हिस्ट्री। तो मैं हिस्ट्री से यहाँ से बैक जाऊँगा, ठीक है। क्या मुझे वापस मेरा कोड मिल गया? हाँ। अब मैं इंस्टाग्राम पे जाना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक किया विजिट इंस्टाग्राम। क्या मैं यहाँ से इंस्टाग्राम का पेज खोल पा रहा हूँ अपना? जी हाँ, बिल्कुल, दिस इज आवर इंस्टा पेज, ये भी खोल पा रहा हूँ। लेकिन ये कौन से टैब पे खुल रहा है? ये भी थर्ड टैब पे खुल रहा है। क्या दोनों में से किसी केस में भी एक नया टैब बना? जी नहीं, नया टैब नहीं बना। क्यों? क्योंकि आपके इस एंकर टैग का एक डिफ़ॉल्ट नेचर होता है, दैट इज एक एट्रीब्यूट होता है टारगेट। उस टारगेट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है सेल्फ। सेल्फ मतलब सेम पेज। वो सेम पेज पर ही आपके बताए हुए लिंक्स को खोलता है। पर यार, हमें हो सकता है ना एक नया टैब चाहिए हो, एक नया पेज चाहिए हो, तो हमें इस टारगेट एट्रीब्यूट की एक नई वैल्यू देनी पड़ेगी, दैट इज वर्ड अंडरस्कोर ब्लैंक। ये क्या करता है? ये एक न्यू पेज के ऊपर आपका कंटेंट ओपन कर देता है। देख लेते हैं जी, कोड से ज़्यादा समझ आता है, बिल्कुल भैया। अब मैं आया एंकर टैग, दोनों के केस में मैंने क्या कर दिया, टारगेट दे दिया। एक मैंने दे दिया सेल्फ, एक मैंने दे दिया ब्लैंक। अब सेल्फ तो बाय डिफ़ॉल्ट ही है। अगर अब मैं यूट्यूब पे क्लिक करूँगा तो वो सेम टैब पे खोलेगा, लेकिन अगर मैं इंस्टाग्राम पे क्लिक करूँगा तो वो नए टैब पे खोलेगा। लेट्स सी। ये यहाँ से पहले पीछे जाते हैं हमारे ओरिजिनल कोड पे। अब यूट्यूब तो सेम पे खुलने वाला था, 3 2 1 क्लिक किया, सेम पे खुल रहा है, राइट, सेम पे खुल रहा है, मुझे बैक जाना पड़ रहा है। एंड अगर मैं इंस्टाग्राम पे जाना चाह रहा हूँ तो 3 2 1, अब यहाँ पे मुझे एक नया टैब ओपन हुआ दिख रहा है। अब ओपन टैग दिख रहा है तो मुझे
अलग अलग जगह टॉगल करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो यार दैट्स द डिफरेंस बिटवीन योर टारगेट सेल्फ एंड योर टारगेट ब्लैंक। आई वुड से दिस इज अ बिट इम्पॉर्टेंट, तो मैं चाहूँगा ये आप लोगों को बाय हार्ट याद हो। एंड एच के बारे में तो आई गेस किसी को दिक्कत नहीं आई होगी। तो यार दिस इज द रोल ऑफ योर एंकर टैग। अब आप लोग मुझसे पूछोगे कि भैया इतना ही रोल है या कुछ और भी इंपॉर्टेंट है? एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, ध्यान से ऑब्जर्व करना, मेरी बातों को सुनना। यार आप जब किसी वेबसाइट पे जाते हो, आपने देखा होगा कि आप किसी बटन या लिंक पे या टेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो नीचे से कंटेंट उठ के ऊपर आ जाता है एंड फिर वो आपको टॉप पे नज़र आता है। ऐसा कभी ऑब्जर्व किया है कि कहीं क्लिक किया, उसी पेज के नीचे का कंटेंट स्क्रॉल होता हुआ ऊपर आया और आपको वो टॉप पे दिखा दिया? जी हाँ, ये चीज़ भी, ये स्क्रॉलेबल फंक्शनैलिटी भी कैसे आप अचीव कर सकते हो कि आप स्क्रॉल करके टॉप पे ले आओ, ये भी आपका एंकर टैग आपको प्रोवाइड कर देता है। कैसे करता है कोड में समझेंगे, ठीक है? ध्यान से देखना, समझाऊंगा अभी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है यार, मैं यहाँ पे सिंपली कुछ एक पैराग्राफ ऐड कर रहा हूँ, और यार पैराग्राफ में बहुत सारा डेटा लिखना पड़ता है, तो मैं डमी डेटा ऐड करना चाहता हूँ। तो डमी डेटा के लिए मैं यूज़ करूँगा लॉरेम। लॉरेम फॉलोड बाय, अगर मुझे 4 शब्द डमी चाहिए, इफ़ आई वांट 4 वर्ड्स डमी, तो मैं लिखूंगा लॉरेम 4 और एंटर मार दूंगा। क्या ये 4 डमी वर्ड्स आ गए? जी हाँ। पर अगर मुझे 4 की जगह 5 या 6 चाहिए, तो मैं लिख दूंगा लॉरेम 6 और उसे एंटर मार दूंगा। तो मैं जितना लॉरेम के आगे वर्ड्स लिखता हूँ उतने मेरे डमी वर्ड्स बन जाते हैं एक पर्टिकुलर लेट्स से डमी टेक्स्ट के लिए। अब काफ़ी है, मेरे को ज़्यादा कंटेंट से लेना देना नहीं है, डमी है, तो मैं इसको ना कम से कम 100-200 टाइम्स कॉपी कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ आपको थोड़ी देर बाद समझ आ जाएगा, क्योंकि मुझे एक्चुअली वो स्क्रॉल वाली फंक्शनैलिटी की टॉप पे मेरा डेटा आ जाता है वो दिखाना है। तो अभी तक ये कुछ 150 के आसपास बार कॉपी हो गया है, मैं यहाँ पे रुक गया हूँ रैंडमली, ठीक है। अब इनमें से कहीं पर भी बीच में, मान लो मैं इस वाले हिस्से में गया, मैंने इस वाले पैराग्राफ का डेटा चेंज करके कर दिया समर्थ भैया की कोड बैठक, है ना, ताकि मैं बाकी टेक्स्ट को इस टेक्स्ट से यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाऊँ। अब मैंने क्या किया, मैं टॉप पर आया, मैंने एक एंकर टैग और बनाया और मैंने लिखा भाई विजिट कोड बैठक, है ना, विजिट कोड बैठक। तो मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं इस एंकर टैग पे क्लिक करूँ, ये जो मेरा कंटेंट है समर्थ भैया की कोड बैठक, ये टॉप पे आ जाए। अभी ये कैसा दिख रहा है, यहाँ देखते हैं, इंस्टा को बंद करते हैं। अभी के लिए मैं अगर देखने की भी कोशिश करूं, क्या मुझे कहीं पे भी समर्थ दिख रहा है दूर दूर तक? नहीं भाई, मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा, स्क्रॉल करना पड़ेगा, स्क्रॉल करना पड़ेगा, अब जाके समर्थ भैया की कोड बैठक आया। पर एक एंकर को क्लिक करते ही सारा टेक्स्ट ऐसे करके ऊपर आ जाएगा। कैसे? अब देखना, ऑब्जर्व करना ध्यान से। जिस भी टेक्स्ट को आप यूनिकली सबसे ऊपर लाना चाहते हो, उसको आप ओपनिंग टैग में जाके एट्रीब्यूट प्रोवाइड करो आईडी। आईडी कुछ भी हो सकती है, आईडी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया फोन, या मैंने यहाँ पे लिख दिया बैठक, कुछ भी, एनीथिंग जो आपको याद रखनी है। बैठक को मैंने किया कॉपी। अब मैं चाहता हूँ ना ये हमेशा टॉप पे रहे, तो आइडेंटिफाई करेगा आईडी से। तो मैं जाऊँगा और यहाँ पे href में हाइपर लिंक में क्या दूंगा, हैशटैग, क्योंकि आईडी को एक्सेस करने के लिए आपको हैशटैग्स डालने पड़ते हैं। हैशटैग फॉलोड बाय द नेम ऑफ द आईडी, दैट्स इट, बस इतना सा आपको काम करना है। अब जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, समर्थ वाला टॉप पे आ जाएगा। दिखा देता हूँ भाई, वापस किया, रिफ्रेश किया, सब कुछ सही है, सॉर्टेड है, कुछ समर्थ नहीं दिख रहा। अब जैसे ही मैं 3 2 1 बोलते इस पर क्लिक करूंगा, सबसे ऊपर समर्थ वाला डेटा आ जाएगा। 3 2 1, कैन यू सी, समर्थ भैया की कोड बैठक टॉप पे आ गया। और ये काफ़ी स्क्रॉल के बाद है, काफ़ी स्क्रॉल के बाद है। फिर से देखो, 3 2 1, जी हाँ। तो एंकर टैग आपका नीचे आपके पेज के अंदर बने हुए डेटा को ऊपर ले जाने के लिए या सबसे टॉप पे दिखाने के लिए, ताकि बंदा सीधा वहाँ पर पहुँच जाए, में भी हेल्प करता है। तो ठीक है भाई, अब आप लोगों को एंकर टैग के बारे में भी पता है, एंकर टैग की प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पता है, एंड आईडी के बारे में, क्लास के बारे में, सब चीज़ों के बारे में पता है। तो यार अब हम हल्का सा आगे बढ़ सकते हैं हमारी नई चीज़ के लिए, हमारे नेक्स्ट टॉपिक के लिए, दैट इज़ मीडिया टैग्स, या फिर हम इसे मीडिया एलिमेंट्स भी बुलाते हैं। अच्छा जी, क्या होते हैं भैया ये मीडिया एलिमेंट्स? तो आप लोगों ने कभी ना कभी किसी ना किसी वेबसाइट पे इमेजेस देखी होंगी भाई, ऑडियो भी सुनी होगी, एंड वीडियो भी देखी होगी। तो ये सारे किस चीज़ का पार्ट है? दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ योर मीडिया एलिमेंट्स। जी हाँ, ये सारे क्या हैं? ये सारे आपके मीडिया एलिमेंट्स हैं। तो यार अब हम एक एक करके इन सारे मीडिया एलिमेंट्स को समझने वाले हैं, उनको यूज़ कैसे करना है, कैसे इनके पाथ देना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप इसको अब आगे ध्यान से देखना। पर इसके लिए मैं बस एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ। मेरे पास एक इमेज, एक ऑडियो और एक वीडियो डाउनलोडेड है। तो यार मैं क्या करूँगा, मैं अभी उसको यूज़ कर लूँगा। अब आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तब तक मैं एक कोड अपने गिटहब पे, ये हमारा कोड बैठक का गिटहब का अकाउंट है, कोड हाइफन बैठक। आप गिटहब पे जाके इससे एक्सेस कर सकते हैं हमारे आज का और पुराने लेक्चर्स सबका कोड, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में भी डलवा दूंगा हमारा गिटहब, तो आप वहाँ से हमारे एसेट्स या कोड को सबको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है।
तो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो मैं उसी को एक्सेस कर लूँगा। आपके पास कुछ डाउनलोडेड हो तो आप उसे एक्सेस कर लेना, ठीक है। ऑलराइट, चलो। अब यार मुझे ना यहाँ पे देना पड़ेगा पाथ, एंड पाथ भी ना दो टाइप के होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट पाथ, एक होता है रिलेटिव पाथ। एब्सोल्यूट पाथ मतलब डजेंट मैटर, आप किसी भी हायरार्किकल फोल्डर पे खड़े हो, किसी फोल्डर के अंदर खड़े हो, फोल्डर के अंदर खड़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पे लिंक को कॉपी पेस्ट कर दोगे। वो होता है ना, गूगल पे जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, कॉपी करते हैं इमेज को, फिर उसको इमेज का लिंक पेस्ट कर देते हैं। दैट्स कॉल्ड व्हाट, द एब्सोल्यूट पाथ। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहीं भी खड़े हो उस केस में। पर रिलेटिव पाथ क्या होता है? रिलेटिव पाथ होता है कि यार एक फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर आपको किसी और फोल्डर में जाना है, उसके अंदर कोई और फाइल को एक्सेस करना है, तो आप 2 लेवल ऊपर 1 लेवल नीचे करते करते पूरा हायरार्किकल ट्रैवर्सल करते हो, राइट। पूरे फाइल्स और फोल्डर स्ट्रक्चर में ट्रैवर्स करते हो, घूमते हो, उसे कहते हैं रिलेटिव पाथ, ठीक है। अब हम दोनों को एक एक करके समझने वाले हैं। चलो भाई, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम क्या होगा? जिसका नाम होगा मीडिया एलिमेंट्स। मीडिया एलिमेंट्स, मुझे एसेट्स भी चाहिए होंगे यार, मेरे पास एसेट्स हैं, तो मैं इन्हें कॉपी पेस्ट करके, मेरा एसेट्स कहाँ है? ये रहा, मीडिया एसेट्स है, इसे यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके बैठक नंबर 2 में पेस्ट कर दूंगा, ठीक है भाई। नाम में कन्फ्यूजन ना हो तो इसके नाम से मैंने यहाँ से मीडिया हटा दिया, सिर्फ उसका नाम एसेट्स कर दिया। चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब इस एसेट के अंदर क्या क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। एक गाना है, आंखों से बताना, MP3 गाना। एक फोटो है, कोई भी फोटो हो सकती है, मुझे ध्यान नहीं है कौन सी है। और एक वीडियो है, वो भी मुझे ध्यान नहीं है कौन सी है। तो एक वीडियो, एक ऑडियो और एक फोटो है, ठीक है। एसेट्स के अंदर जो आपको चाहिए वो है। अब आप मीडिया एलिमेंट्स पे जाके एक फाइल बनाओगे index.html, ठीक है जी, आपने बना दी। अब index.html में आप क्या करोगे? आपको इमेज को टैग करना है। आप क्या लिखोगे? आप यहाँ लिखोगे img, देख पा रहे हो आ रहा है यहाँ पे, है ना, एमिट आ रहा है। चलो img, यार img लिखते ही यहाँ पे मुझे 2 एट्रीब्यूट्स और दिख गए, src एंड alt। एसआरसी होता है कि आपको उस इमेज का यहाँ पर पाथ देना है, कि सोर्स बताना है कहाँ से इमेज आ रही है, क्या उसका पाथ है। ALT मतलब कि अगर इन केस आपका सोर्स गलत है तो उस टाइम पे आपको एक ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट देना पड़ता है। जब आपका सोर्स नहीं चलता तब ALT पिक्चर में चल रहा होता है, उसके फॉल बैक की तरह काम करता है। कैसे काम करता है? फॉल बैक की तरह। फॉल बैक मतलब अगर ये नहीं चला तो ये चलेगा, पर ये चल गया तो ये ऑल्टरनेटिव नहीं चलेगा। जी हाँ, यही होता है आपका SRC एंड ALT टैग। तो चलो एक बार से देखते हैं। मैं आया, मुझे यहाँ पर एब्सोल्यूट पाथ देना है। एब्सोल्यूट पाथ कैसे दूंगा भाई? मैं एब्सोल्यूट पाथ जाऊंगा गूगल पे और कुछ ना कुछ सर्च करके यहाँ पे एब्सोल्यूट पाथ आपको दे दूंगा, ठीक है भाई। मैं आ गया, मैंने यहाँ पे सर्च किया, मैंने अपना नाम ही सर्च कर लिया, मान लो समर्थ वोरा मैंने सर्च किया। स्पेलिंग थोड़े गलत है, आ रहा था यहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं। सर्च करते ही इमेजेस पे गया। इमेज पे जाने के बाद हाँ, मेरी इमेज मुझे मिल रही है। मान लो मुझे इस वाली इमेज को यूज़ करना है। मैं इधर गया, राइट क्लिक किया, क्या यहाँ पे कॉपी इमेज एड्रेस का ऑप्शन आ रहा है? कॉपी इमेज एड्रेस, तो मैंने यहाँ पे कॉपी किया, इसको कर दिया बंद, एंड इस SRC के अंदर उस लिंक को मैं पेस्ट करने वाला हूँ। तो भाई मैं गया SRC के अंदर, लिंक को कर दिया पेस्ट। अभी बहुत बड़ा लिंक होता है क्योंकि गूगल के अंदर से आपको छोटे लिंक्स नहीं मिलते, तो आप इधर ड्रैग करके बिल्कुल टॉप पे जा सकते हो, राइट। एंड अगर आपको समहाउ इस लिंक का डेटा नहीं मिलता तो उस टाइम पे आप ऑल्टरनेटिव टैग में दिखा सकते हो समर्थ की पिक्चर, ठीक है। चलो भाई, अब मैंने इसे लाइव सर्वर पे रन किया, ध्यान से देखा, तो क्या मुझे यहाँ पे मेरी पिक्चर नज़र आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द एब्सोल्यूट पाथ। अब मैं किसी भी फोल्डर पे खड़ा होता, लिंक तो सेम ही रहता, लिंक को मैंने पेस्ट कर दिया, दैट्स एब्सोल्यूट पाथ। पर यार समहाउ लिंक अगर गलत होता, मान लो ये लिंक ही गलत है, लो लिंक ही गलत है, लिंक ही मैंने गलत दे दिया, क्या कर लूँगा मैं? क्या दिखाऊंगा? फोटो आएगी? नहीं, फोटो का ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट आ जाएगा। क्या कि यहाँ पर एक फ़ोटो थी, वो फ़ोटो किसकी थी? वो समर्थ की पिक्चर थी, ताकि सामने वाले बंदे को आइडिया लग जाए कि यहाँ पे था क्या, राइट। बट हम पाथ को गलत नहीं करेंगे, ऑफकोर्स पाथ को हम क्यों ही गलत करेंगे, हमें हमारा मीडिया मिल जाएगा, ठीक है जी। ये हो गया आपका एब्सोल्यूट पाथ। अब भाई रिलेटिव पाथ की बात करते हैं। रिलेटिव पाथ क्या होता है भाई? रिलेटिव पाथ होता है कि आपको अपनी हायरार्की के अंदर ही ट्रैवर्स करना है। हायरार्की के अंदर ट्रैवर्स, हाँ, आप सबसे पहले क्या लिखो? IMG टैग के अंदर आपको, अब ध्यान देना आप कहाँ पर हो, आप हो index.html पे, आपको जाना है एसेट्स के अंदर। तो बेसिकली आपको अपने पेरेंट मीडिया एलिमेंट्स के सिबलिंग को एक्सेस करना है, तो आपको एक लेवल ऊपर जाना पड़ेगा, राइट। आपको अपने आप से एक लेवल ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये लेवल की जंप कैसे कर सकते हो आप? तो लेवल की जंप करने के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है। जब आपको एक लेवल ऊपर जाना होता है तो आप लिखते हो डॉट /, जब आपको एक लेवल नीचे आना होता है तो आप लिखते हो /, जब आपको सेम लेवल पे रहना होता है तो आप लिखते हो ./। इसका मतलब एक लेवल ऊपर, एक लेवल नीचे, सेम लेवल, राइट। अब टेक्निकली आप मान सकते हो डॉट का मतलब है +1, डॉट का मतलब है +1, स्लैश का मतलब है -1, सो +2 -1 ओवरऑल +1।
अब ये तो -1 हो गया, तो इसका आंसर क्या है -1, और डॉट क्या हो गया +1, स्लैश क्या हो गया -1, नलिफाई कर गया आपके इफेक्ट को, राइट। अब आप बोलोगे कि भैया ये तो एक की जंप हो रही है, मेरे को दो की जंप करनी है, तो मैं ऐसे लिख दूं डॉट 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 स्लैश। जी नहीं, ये अलाउड नहीं है। अगर आपको दो की जंप करनी है तो आपको क्या ही लिखना पड़ेगा, आपको 2 बार डॉट डॉट स्लैश, मैं सॉरी यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, आपको लिखने का पड़ेगा डॉट डॉट स्लैश एक जंप, फिर से डॉट डॉट स्लैश जो 2 जंप, फिर से करना है तो डॉट डॉट स्लैश 3 जंप। अब यहाँ से आपको कितनी जंप्स का एक्सेस मिल जाएगा, 3 जंप्स का। आप डॉट्स को एक्सीड नहीं कर सकते, आपको ऐसे ही जंप करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देयर इज ओनली 1 जंप एट अ टाइम, 1 जंप एट अ टाइम पॉसिबल है। क्लियर भाई लोग, यहाँ तक सबको क्लियर? तो चलो यार, इसी पाथ और हायरार्की को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे अपना रिलेटिव पाथ देते हैं। तो मैं यहाँ पे गया, मैंने सिंपली लिखा डॉट डॉट स्लैश एसेट्स, एसेट्स के अंदर फोटो का लिंक है, ध्यान से देख रहे हो, डॉट डॉट स्लैश से मैं एक लेवल ऊपर गया एसेट्स पे, फिर एसेट के चाइल्ड को एक्सेस करना था ना, एसेट के अंदर बहुत सारे चिल्ड्रन है, चाइल्ड को एक्सेस करना है, तो एक लेवल नीचे गया स्लैश, और फिर वहाँ पे फोटो सेलेक्ट कर दी। अगर वो फोटो का लिंक गलत होगा तो मैं दिखा दूंगा डमी ऑल्टरनेटिव, ठीक है, डमी ऑल्टरनेटिव। अभी के लिए इमेज दिख जाएगी। लेट्स गो टू द आउटपुट। अरे बहुत बड़ी इमेज आ रही है, तो मैं इसको थोड़ी सी हाइट एंड विड्थ दे देता हूँ। तो यार यहाँ पर हाइट एंड विड्थ देना इज़ नॉट रिकमेंडेड, इट इज़ जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस, क्योंकि मैं आपको अभी कुछ पढ़ा रहा हूँ, तो ये रिकमेंडेड तरीका नहीं है, बट हाँ फॉर एजुकेशन पर्पस मैं करके दिखा रहा हूँ, राइट। तो क्या यहाँ पे आप देख पा रहे हो, मेरे पास इमेज आ रही है, हमारी कोड बैठक की इमेज आ रही है, राइट। तो दिस इज़ द डाउनलोडेड इमेज जो मैंने रिलेटिव पाथ से यहाँ पर दी है। अच्छा, व्हाट इफ़ ये इमेज का लिंक गलत होता, तो ऑल्टरनेटिव टैग दिख जाता। तो जैसे इमेज का लिंक गलत होगा, क्या दिख रहा है, डमी ऑल्टरनेटिव। दैट्स हाउ यू वर्क विद योर इमेज। ठीक है भाई, आपको रिलेटिव एब्सोल्यूट दोनों का पता लग गया इमेज के बारे में। अब अगला कौन सा है, अगला है आपका ऑडियो, अगला है आपका ऑडियो। अब यार आप अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, तो जो इमेज है ना, ध्यान से ऑब्जर्व कराऊंगा मैं, तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा। ये जो इमेज है, इमेज का क्लोजिंग टैग तो है ही नहीं। क्या यहाँ पे इमेज का क्लोजिंग टैग है? नहीं। तो यार ऐसे कुछ कुछ टैग्स होते हैं जिनके अंदर ज़रूरी नहीं है कि उनका क्लोजिंग हो ही हो। हर एक टैग का ओपन और क्लोज होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्लोजिंग टैग, ओपनिंग टैग, राइट, सबका होना ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इमेज में नहीं होता, राइट, बी आर बढ़ाने वाला हूँ आगे नहीं होता, एच आर नहीं होता, आपके इनपुट्स सेम काम करते हैं, इनके अंदर क्लोजिंग नहीं होते, राइट। इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, ओपनिंग टैग्स होते हैं। तो ऐसे हैरान मत हो जाना कि भैया एकदम से क्या हुआ, ये बिल्कुल सही कोड है। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्या करना है यार, मुझे जानना है ऑडियो के बारे में। अब ऑडियो के केस में मैं क्या करूँगा, फिर से हायरार्किकल स्ट्रक्चर पे जाके इस गाने को एक्सेस करूँगा। एक लेवल ऊपर जाने के लिए एवरीवन डॉट डॉट स्लैश, हाँ, उसके बाद एसेट्स, और एसेट से एक लेवल नीचे जाने के लिए स्लैश एसेट स्लैश। अब गाने के लिए गाने का नाम। चलो भाई देखते हैं, क्या मुझे आउटपुट दिख जाएगा? बिल्कुल नहीं दिखेगा। क्यों? ध्यान से देखना। क्या मुझे आउटपुट दिख रहा है? नहीं यार, कोड भी सही है, आउटपुट नहीं दिख रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा क्या हो रहा है? चलो यार, यहाँ पर एक एट्रीब्यूट आपका मिसिंग है। होता है ना, गाने को आप प्ले कर सकते हो, पॉज कर सकते हो, साउंड बढ़ा सकते हो, ड्रैग करके आगे पीछे कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, सारे कंट्रोल्स होते हैं, राइट। इन कंट्रोल्स को प्रोवाइड करने के लिए, ऑडियो हो चाहे वीडियो हो, दोनों के केस में सेम होता है, ध्यान से सुनना, आपको एक एट्रीब्यूट देना पड़ता है, दैट इज कंट्रोल्स। अगर आप ये कंट्रोल्स नाम का एट्रीब्यूट देते हो, तब आपके पास एक्सेस रहेगा इन सब चीज़ों को प्ले पॉज वगैरह करने का, ठीक है, समझ रहे हो? तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट क्या है, ऑडियो वीडियो दोनों के लिए, दोनों में सेम करके दिखाऊंगा, ठीक है, कंट्रोल्स। अब यार मुझे नहीं पसंद आ रहा, मैं चाहता हूँ सबसे पहले म्यूटेड रहे, राइट। तो ध्यान से देखो, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, ये म्यूटेड है ताकि आवाज़ ना आए, यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब ना हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट म्यूटेड है। अब यार जब गाना ख़त्म हो जाता है, देखना, गाना ख़त्म हो जाता है तो ये अपने आप को रिपीट करेगा? जवाब है नहीं, वहीं पे रुक जाएगा। देख रहे हो, 341 342, अब ये यहाँ पे रुक गया, पॉज हो गया प्ले की जगह, तो इसने अपने आप को रिपीट नहीं करा। अगर आप रिपीट करना चाहते हो तो आप इसको दिखा सकते हो कि आप इसको लूप कर रहे हो, एंड जैसे ही आप लूप करोगे तो गाना ख़त्म होते ही अपने आप वो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा। चलो हम थोड़ा आगे कर देंगे इसको, एक सेकेंड, यहाँ पर 40 41 42, अभी 0 से फिर से क्या हो जाएगा, लूप की वजह से दोबारा स्टार्ट, राइट। एंड अगर आप चाहते हो आपको खुद से स्टार्ट स्टॉप ना करना पड़े, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऑटो प्ले का इस्तेमाल कर सकते हो। ऑटो प्ले से क्या होता है, अपने आप आपका कोड, अपने आप आपका ये ऑडियो चलने लग जाएगा, राइट। एग्जैक्ट सेम होता है आपका किस में, आपका वीडियो। चलो मैं वीडियो बना के ही दिखा देता हूँ, दोबारा से रिवीजन ही हो जाएगी। एग्जैक्ट सेम होता है आपका किस में, वीडियो में। आपने किया वीडियो टैग, यहाँ पे पेरेंट पे गए डॉट डॉट स्लैश
एसेट्स के अंदर और आपने वीडियो फाइंड कर ली, ठीक है जी। अब यहाँ पर आपको कंट्रोल मिलेगा नहीं मिलेगा, ध्यान से देखो, क्या आप लोगों को कंट्रोल मिल रहा है? पहले तो मैं इसकी हाइट एंड विड्थ एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि आप ऑब्जर्व कर पाओ। विड्थ 700, हाइट 700, ध्यान से देखते हैं क्या यहाँ पे कोई प्ले पॉज कुछ कंट्रोल मिल रहा है? मैं क्लिक भी कर रहा हूँ, कोई कंट्रोल नहीं मिल रहा, इट्स जस्ट लाइक एन इमेज, इट्स जस्ट लाइक अ थंबनेल, राइट। बट अगर आपको कंट्रोल चाहिए तो कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे? सारे, जी हाँ, कंट्रोल्स। कंट्रोल्स मिलते ही आप ध्यान से देखोगे सारे कंट्रोल्स मेरे पास आ गए प्ले पॉज ड्रैग करने का। अब रिपीट करना है तो लूप, स्टार्टिंग में म्यूट रखना है तो म्यूटेड, और स्टार्ट से ही अपने आप चालू हो जाए ऑटो प्ले। अब जैसे ही मैं इस पर आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, देख रहे हो अपने आप मेरी गेम स्टार्ट हो गई। बेसिकली ये एक स्नेक गेम है जो हम अपने प्रोजेक्ट्स में भी बना रहे होंगे अंदर, तो अपने आप ही आप देख पा रहे हो हमारे ये कोड चल रहा है और सब कुछ मतलब बाय डिफ़ॉल्ट म्यूट पे है। अब जैसे ही मैं इसको लास्ट पे लेके जाऊंगा, ख़त्म होने वाला होगा, तो क्या अपने आप को रिपीट कर लेगा? 7 एंड सी, अपने आप रिपीट कर गया लूप की वजह से। सो दैट्स द पावर ऑफ द एट्रीब्यूट्स व्हेन यू आर यूजिंग ऑडियो एंड वीडियो बोथ, ठीक है। अब सिंस ये थोड़ा रिसोर्स ले रहा होगा तो मैं इसको यहाँ से बंद कर दूंगा एंड सिंपली यहाँ जाऊँगा और आपको एट्रीब्यूट्स के नाम बता दूंगा। कौन कौन से आपको पता होने चाहिए भाई? कंट्रोल्स होना चाहिए आपके नोन में, लूप होना चाहिए आपके नोन में, ऑटो प्ले आपकी इच्छा होती है इफ़ यू वांट, और म्यूटेड भी जनरली रिकमेंडेड रहता है अगर उसमें ऑडियो है तो, ठीक है। तो ये आपको एट्रीब्यूट्स हमारे केस में पता होने चाहिए। किसी को अगर कोई डाउट है तो बता दो यार, है ना, कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। जैसे जैसे हमारी टीम को टाइम मिलेगा ऑफ कोर्स हम लोग आपके डाउट्स को प्रायोरिटी देकर वहाँ पर ही उधर ही उस क्वेरी का रेजोल्यूशन कर देंगे और आपको आपका प्यारा सा रिवर्ट जैसा भी एडिक्वेट होगा रिवर्ट कर देंगे वहाँ पे, ठीक है। तो आप डाउट्स हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, है ना। बट हाँ, मेक श्योर वीडियो को लाइक ज़रूर करना, बहुत ज़रूरी है, बहुत मेहनत लगती है यार, है ना। चलो भाई, इमेजेस का समझ आया, एट्रीब्यूट्स का समझ आया, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और टैग्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी नहीं, हमें बाद 2-3 टॉपिक छोटे छोटे और पढ़ने हैं, उसके बाद हम एंडिंग करेंगे हमारे मोर टैग से। अभी के लिए हम एक छोटू सा टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम क्या है? HTML एंटिटीज़। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, छोटू सा है, 2-4-5 मिनट का है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? ध्यान से सुनना यार। HTML एंटिटीज़ क्या होती हैं? ये आपके स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं ये? दे आर बेसिकली योर स्पेशल कैरेक्टर्स। अब स्पेशल कैरेक्टर क्या है, ध्यान से समझना यार। आपने कभी ना कभी किसी वेबसाइट पे विजिट करके कॉपीराइट सिंबल देखा होगा, ट्रेडमार्क का सिंबल देखा होगा, या फिर आप गए होगे आपको रुपीज़ का सिंबल, ऐसे हार्ट, मेड बाय हार्ट, हार्ट का सिंबल देखा होगा। ये सारे क्या हैं? क्या ये बस एक की प्रेस से आ जाते हैं? नहीं, इनको बनाने के पीछे ये स्पेशल कैरेक्टर्स दैट इज HTML एंटिटीज़ लगती हैं। एंड आप जितनी भी HTML एंटिटीज़ बनाते हो वो हमेशा एक एम्परसेंट और सेमी कोलन के बीच में लिखी जाती है। मतलब यहाँ पर डेटा, बीच का डेटा चेंज होता रहेगा, पर उसका स्टार्टिंग एम्परसेंट से, एंड के सिंबल से, और एंडिंग सेमी कोलन से ही रहेगा। अच्छा भैया, ये आपको कैसे पता? आपको इतनी सारी चीज़ें आती हैं, मैं तो नहीं आती। अरे मुझे भी कुछ नहीं आता है। हम सब डेवलपर्स कहाँ से पढ़ते हैं? बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा डेवलपर कहाँ से पढ़ता है? डॉक्यूमेंटेशन से। तो हम जाते हैं कहाँ? HTML एंटिटीज़ के अंदर MDN का डॉक्यूमेंटेशन, मोजिल्ला डेवलपर नेटवर्क का डॉक्यूमेंटेशन ओपन करता हूँ। एंड यहाँ पर ओपन करते ही मुझे कैरेक्टर रेफरेंसेस मिलता है, उस पर जाता हूँ, हल्का सा स्क्रॉल करते ही क्या दिख रहा है मुझे? सारे कैरेक्टर्स जो मुझे बनवाने हैं, एंड बनवाने के लिए उसका HTML एंटिटी। एंड आप ऑब्जर्व करो सारे किससे शुरू हो रहे हैं? एंड किससे हो रहे हैं? सेमीकोलन, राइट। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आप गूगल, अब आपको याद रखना है? अरे नहीं याद रखना, 2-4-5 याद है, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। अब बाकी चीज़ें याद नहीं होती, बाकी गूगल करके लिखी जाती हैं। जैसे मान लो आपको लेस देन का साइन चाहिए, ग्रेटर देन का साइन चाहिए, एम्परसेंट का खुद का साइन चाहिए, कोट्स का, अपॉस्ट्रफी का, नो ब्रेक स्पेस, NBSP बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। HTML आपका वाइट स्पेसेस को इग्नोर करता है। वाइट स्पेसेस यार, स्पेस, टैब, इन सब चीज़ों का इग्नोर किया जाता है, एंटर को इग्नोर किया जाता है। तो अगर आपको स्पेस देनी होती है बिना लाइक को ब्रेक करे, लाइन को बिना ब्रेक करे स्पेस देने का एक ही तरीका है, एम्परसेंट NBSP सेमीकोलन। NBSP मतलब नो ब्रेक स्पेस, बिना लाइन को ब्रेक करे बीच में स्पेस दे दो। क्या है अभी 2 मिनट में दिखा दूंगा, और कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ HTML एंटिटी के। तो भाई मैं चलता हूँ कोड पे, बैठक नंबर 2 के अंदर मैंने एक नया फोल्डर बनाया, HTML एंटिटीज़। उसके अंदर मैं गया, मैंने यहाँ पे बनाया index.html। फटाक से यहाँ पे मैंने बना दिया एक बॉयलर प्लेट, एंड यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, मैंने मान लो एक बना दिया एम्परसेंट कॉपीराइट का सिंबल, एम्परसेंट ट्रेड का सिंबल, मेरे को दिल भी चाहिए था तो एम्परसेंट हार्ट्स बना दिया, एंड मतलब मुझे चाहिए था लेस देन साइन तो LT, ग्रेटर देन साइन चाहिए था तो GT, राइट। ऐसे मैंने बहुत सारे सिंबल्स बना दिए, राइट, बहुत सारे सिंबल बना दिए। अब अगर मैं लाइव सर्वर पे रन करता हूँ तो अब ध्यान से देखो, जूम करके दिखाता हूँ, ये एक के बाद एक के बाद एक आ रहे हैं, एंड इसके बीच में कोई स्पेसिंग भी नहीं है खास। अब आपको स्पेसिंग देनी है, राइट। आप क्या करोगे?
आप कोड पे जाते हो, आप लिखते हो एंटर मार देता हूँ, वाइट स्पेस दे देता हूँ, वाइट स्पेस दे देता हूँ, काम हो जाएगा। पर HTML वाइट स्पेसेस को इग्नोर करता है। तो अगर आपको सेम लाइन में स्पेस देना है, बिना लाइन को ब्रेक करे, नो लाइन ब्रेक में आपको यहाँ पे स्पेस देना है, तो आप लिखते हो @NB अब इससे क्या होता है, नो ब्रेक स्पेस, लाइन ब्रेक नहीं होगी और स्पेस भी मिल जाएगा। अब ध्यान से देखना क्या इसके बीच में 2-3 का स्पेस एक्स्ट्रा आ रहा है, जितने भी मैंने NBSP डाले हैं। अगर मैं इसी को कॉपी करके इसके नीचे कर दूँ तो क्या इन दोनों के बीच में भी अब स्पेसेस आ जाएंगे? कैन यू सी? तो अगर आपको सेम ही लाइन में स्पेसेस ऐड करने हैं तो HTML उन्हें बाय डिफॉल्ट इग्नोर करता है, आपको HTML एंटिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, दैट इज NBSP, इन ऑर्डर टू गिव देम अ स्पेस। तो ये भी एक HTML एंटिटी है और HTML एंटिटीज़ के बीच में ही मैंने यहाँ पर स्पेस दिया है। राइट, तो अगर आपको कभी ऐसे सिंबल्स को एक्सेस करना होता है तो आप इन्हें डायरेक्ट नहीं लिखते, आप इन्हें HTML एंटिटीज़ की मदद से लिखते हो। ठीक है भाई, तुम लोग तो बहुत स्मार्ट हो, तुम लोग यहाँ तक बहुत सही से समझ पा रहे हो चीज़ों को, HTML एंटिटीज़ भी तुम्हें आ गया। तो अब तुम्हें क्या चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो भाई तुम लोगों को ना इनपुट्स के बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है। इनपुट्स भैया, इनपुट्स तो हमने कहीं ना कहीं देखे हैं, कहाँ देखे हैं? अरे अभी बताता हूँ। मान लो मैंने एक इनकॉग्निटो पेज खोला, मैंने यहाँ पे खोल दिया भाई इंस्टाग्राम, खोलो भाई इंस्टाग्राम खोल दिया भाई, है ना, कोई लेना देना नहीं है इंस्टाग्राम से हमें। ये क्या है? ये भी एक इनपुट है। बैक जाता हूँ, बैक क्या है? बैक भी एक इनपुट है। राइट, कहीं पे क्लिक करा, ये क्या मांग रहा है? ये क्या मांग रहा है मुझसे? यहाँ पे क्या मांग रहा है? ये मुझसे डिटेल मांग रहा है। ये चाह रहा है कि आप इस इनपुट के अंदर अपना डेटा डालो एंड देन दैट्स इट, लॉग इन करेगा, जो मर्जी करे, हमें क्या लेना देना, डेटा डालो। राइट, अब यहाँ पर मैं कुछ जिबरिश डेटा डाल देता हूँ एंड यहाँ पर भी मैं कुछ जिबरिश डेटा डाल देता हूँ। यार दोनों में तो फ़र्क है ना, ये डेटा तो दिख रहा है, डेटा नहीं दिख रहा। राइट, ये डेटा दिख रहा है, ये डेटा नहीं दिख रहा। क्या मैं इस डेटा को देख सकता हूँ? जी हाँ, इस डेटा को भी मैं देख सकता हूँ। इसके लिए मुझे आपको डेवलपर्स टूल के बारे में थोड़ा सा बताना पड़ेगा, तो उसका आप लोग वेट करें। एंड क्या मैं यहाँ पर इस ईमेल यूज़र नेम जो भी मैंने डाला है, इसको और इसको सेम कैटेगरी का इनपुट मान सकता हूँ? जी नहीं, ये दोनों अलग अलग कैटेगरी इनपुट्स हैं, हमारे पास बहुत सारे इनपुट्स होते हैं। चलिए अब हमें सीधा कोड समझते हैं। तो यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको इनपुट के बारे में बता रहा हूँ। अब इनपुट एक नहीं यार, बहुत सारे टाइप के होते हैं, अलग अलग उसके अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे कि आप टाइप बदल सकते हो, किसी का टेक्स्ट होता है, किसी का ईमेल होता है, अलग अलग होते हैं। राइट, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो आपको यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, चलिए हम क्या कर रहे हैं, हम सीधा कोड पे जा रहे हैं। एक नया कोड बेस बनाया मैंने, दैट इज इनपुट्स। इनपुट्स बनाए, ठीक है जी, इनपुट्स बना दिए। इनपुट्स के अंदर क्या किया मैंने, index.html ले आया। ठीक है जी, मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा इनपुट। बाय डिफ़ॉल्ट में देखा टाइप टेक्स्ट है, बिल्कुल ठीक है भाई, बहुत सारे हैं ना हमारे पास इनपुट। अगला इनपुट देखा यार, इतने सारे ऑप्शन, चेक बॉक्स का ऑप्शन भी है इनपुट के अंदर। अगर अभी वो आपको चाहिए ना पासवर्ड वाला, तो आप सर्च कर सकते हो, देख रहे हो, इनपुट पासवर्ड वाला भी है। इनमें सब में क्या हो रहा है, टाइप बदल रहा है, टाइप बदल रहा है। अब सिमिलरली आपके पास ईमेल वाला भी है, राइट, कि ये ईमेल चेक करने के लिए सही है। बहुत सारे होते हैं आपके पास, कलर का ऑप्शन भी है, डेट का ऑप्शन भी है। इनफैक्ट आप लोगों ने अगर कभी कोई फॉर्म भरा है तो फॉर्म का ऑप्शन जो होता है वो भी है यहाँ पे, फॉर्म का ऑप्शन भी है, फाइल का मतलब बेसिकली। आप यहाँ पे इनपुट में अगर आप लिख दो फाइल, सॉरी इनपुट में आप लिख दो फाइल, तो फाइल भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। आप नंबर को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो भाई, चेक बॉक्स, वेक बॉक्स, सारे बहुत सारे ऑप्शन है ना, बहुत सारे ऑप्शन है। राइट, बहुत सारे ऑप्शन है। एंड एक बेसिकली रेडियो भी है, रेंज भी है, बहुत सारे हैं यार। राइट, रेंज भी है और यहाँ पे रेडियो भी है, बहुत सारे ऑप्शंस है। राइट, तो थोड़ा सा एक दो को हम समझते हैं, ज़्यादा बढ़िया लगेगा आप लोगों को। लाइव सर्वर पे रन करते हैं, बाकी चीज़ों को करते हैं बंद। अगर तुम ध्यान से देखो तो पहला है टाइप टेक्स्ट, इसमें मैं नंबर लिखूँ, कुछ भी लिखूँ, सब नज़र आएगा। दूसरा है आपका पासवर्ड, कुछ भी लिखूँ नज़र नहीं आएगा। अब हमारे पास फॉर्म तो नहीं है, बट यहाँ पर जब हम ईमेल का वैलिडेशन करते हैं तो @ और एक डॉट एक्सटेंशन होना ज़रूरी है। @ और डॉट समथिंग, इन कॉम, याहू वगैरह जो भी आप लगा सकते हो, उसका वैलिडेशन होता है। अब आप कलर पैलेट को सिलेक्ट कर सकते हो, या आपके HTML के लेटेस्ट वर्जन्स में आया था, पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। आप डेट वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो आगे पीछे करके पूरा। आप चेक मार्क कर सकते हो चेक बॉक्स को, जब आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो तो आता है ना कि हैव यू रेड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस, चेक मार्क करके आगे बढ़ाता है। राइट, या फिर आप फॉर्म सबमिट करते हो तो फाइल्स को चूज़ कराता है, तो दैट इज़ व्हाट एंड दैट इज़ वेयर यू कैन चूज़ योर फाइल्स। राइट, अब ये नंबर है ना, आप ऐसे क्लिक करके इस नंबर की वैल्यू को कितना भी बड़ा कर सकते हो, कितना भी छोटा कर सकते हो। राइट, यहाँ पर लेकिन ABCD नहीं लिखा नज़र आता, मैं टाइप भी करूँ तो ABCD टाइप नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ नंबर्स रहते हैं। अब नंबर में भी सिर्फ एक ई नाम का कैरेक्टर है जो ऐड हो सकता है, क्योंकि ये लॉग टू द बेस ई वाली चीज़ है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इसलिए।
राइट। अच्छा मान लो ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, आई वॉन्ट टू रिस्ट्रिक्ट इट, मैं चाहता हूँ ये मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10 ही रहे, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? जी हाँ। तो मैं जाऊँगा अपने नंबर पे, इधर एक एट्रीब्यूट दूंगा, मिनिमम वॉट, मिनिमम वैल्यू इसकी रहेगी 5, मैक्सिमम वैल्यू इसकी रहेगी 10। तो मैंने यहाँ पे मिन मैक्स डिसाइड कर दिया है। अगर अब मैं इन बटन का इस्तेमाल करूँगा तो देख रहे हो, कोई भी बटन दबा दो, मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? 5। क्या मैं इसके नीचे जा पा रहा हूँ? नहीं। ऊपर जा पा रहा हूँ 10, हाँ 10 तक जा रहा हूँ। क्या मैं 10 के ऊपर जा पा रहा हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने मिनिमम और मैक्सिमम रेंज यहाँ पे डिफाइन कर दिया। एंड जब आप गाना वगैरह सुनते हो तो ये आपका रेंज बार आगे जाता रहता है। अब ये लास्ट में क्या है यार, ये एक रेडियो बटन है। मैं आपको एक और टैग समझाता हूँ जो आपके लिए थोड़ा सा काम का है। चलो, अब यार यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नेम, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नेम। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पासवर्ड, नेम एंड पासवर्ड। इसको रन किया तो यार ये एक ही लाइन में आ रहा है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मुझे लाइन ब्रेक करनी है। तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ टैग यूज, सिर्फ ओपनिंग टैग होता है BR, ब्रेक रूल। वो रूल मतलब लाइन को, रूल को ब्रेक कर देता है। तो अब नेक्स्ट लाइन में आ रहा है डेटा, अब मैं आगे भी BR लगाना चाहता हूँ तो मेरी इच्छा है मैं लगा सकता हूँ। राइट, मेरी इच्छा है मैं बिल्कुल लगा सकता हूँ। एंड आपको इसको सुंदर दिखाना है तो आप ना एक लाइन भी, हॉरिजॉन्टल लाइन भी ऐड कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल रूल। एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ऐड कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल रूल। ध्यान से देखना, देख पा रहे हो? पासवर्ड और नेम के नीचे क्या आ रहा है? हॉरिजॉन्टल रूल आ रहा है, राइट। तो ये हॉरिजॉन्टल रूल भी आप ऐड कर सकते हो ब्रेक लाइन के साथ साथ। अब ऑब्जर्व करने वाला पॉइंट क्या है, जब मैं नेम पे क्लिक कर रहा हूं, क्या मैं नेम के इनपुट को टारगेट कर पा रहा हूं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो नेम है और ये जो मेरा इनपुट है ये आपस में बाइंडेड नहीं है, ये आपस में जुड़े हुए नहीं है। अगर मैं चाहता हूँ ये आपस में जुड़े और नेम पे क्लिक करने के बाद भी नेम का ही इनपुट फोकस हो रहा हो, तो उसके लिए मेरे पास कौन सा टैग होता है? उसके लिए मेरे पास लेबल टैग होता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ एंड सिंपली एक टैग लेबल टैग एक्सेस करता हूँ। लेबल टैग लिखा, इस नेम को कहाँ पे ऐड कर दिया? इस नेम को ऐड कर दिया मैंने अपने लेबल टैग के अंदर। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना, एक चीज़ ध्यान रखना, इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए, टैग्स को कनेक्ट करने के लिए, आपके लेबल का फॉर शुड बी इक्वल टू आपके इनपुट की आईडी। लेबल का फॉर, इनपुट की आईडी बराबर सेम होने चाहिए। जैसे कि कुछ भी लिख दो, आप लिख दो यहाँ पे XYZ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी लिख दो XYZ, पर यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? XYZ। तो अब ये दोनों सेम है, तो अभी आपस में इंटैक्टेड हैं, जुड़ गए हैं। तो अब मैं नेम पे क्लिक करूँ या इनपुट पे क्लिक करूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों के केस में फोकस कहाँ जाएगा? इनपुट पे। पासवर्ड के केस में ऐसा नहीं है क्योंकि मैंने सिर्फ नेम को बाइंड किया है। पासवर्ड को भी कर सकता हूँ, जी हाँ। सिंपली क्या लिखो फिर से, लेबल, यहाँ पे इस पासवर्ड को किया मैंने कॉपी एंड यहाँ पे इसको कर दूंगा पेस्ट, जो भी मेरे पास आ रहा होगा। फॉर मैंने लिख दिया पासवर्ड एंड यहाँ पे आईडी लिख दिया मैंने पासवर्ड, पास लिख दिया, सेम है। तो अब अगर मैं पासवर्ड पे भी क्लिक करूँ तो वो कौन सा इनपुट पे फोकस कर रहा है? वो पासवर्ड वाले इनपुट पे फोकस कर रहा है। सो दैट्स व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लेबल टैग, दो चीज़ों को आपस में जोड़ने के लिए। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब मैंने ये सब तो समझ लिया, मुझे जानना है रेडियो बटन के बारे में। तो उसके लिए मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ, काफ़ी बढ़िया सिचुएशन है, उससे आपको इस नेम एट्रीब्यूट के बारे में भी समझ आएगा। कैसे समझ आएगा, ध्यान से देखना। अब मान लो मेरे पास ऑप्शन आया था कि मुझे अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। मैं एक फॉर्म वॉर्म भर रहा था, उस फॉर्म के अंदर मेरे पास ऑप्शन आया कि सिलेक्ट योर जेंडर, सिलेक्ट योर जेंडर। आपके पास ऑप्शन क्या थे? आपके पास एक ऑप्शन था भाई मेल का, एक ऑप्शन था फीमेल का, एक ऑप्शन था अदर्स का, राइट। और तीनों केस में आपने क्या कर लिया भाई? तीनों केस में आपने एक रेडियो बटन ऐड कर दिया, इनपुट रेडियो ऐड कर दिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। अब दिख कैसे रहा है? मेल को सिलेक्ट करना है तो यहाँ क्लिक कर दो, फीमेल को सिलेक्ट करना है तो यहाँ क्लिक कर दो, अदर्स को सिलेक्ट करना है तो यहाँ क्लिक कर दो। ठीक है, अब मान लो गलती से मैंने फीमेल पे क्लिक कर दिया। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे तो क्या क्लिक करना था? मुझे मेल क्लिक करना था। तो मैं फीमेल पे दोबारा अनचेक करना चाहूँगा, अनचेक थोड़ी हो रहा है। तो जैसे ही मैं मेल को सिलेक्ट करूँगा फीमेल हट जाना चाहिए। 3, 2, 1, क्या हटा? अरे ये तो नहीं हटा। अदर्स पे करूँगा तो हट जाना चाहिए। अरे ये तो नहीं हटा, प्रॉब्लम हो गई। क्या मैं एक टाइम पे सिर्फ एक ही जेंडर रख सकता हूँ? मल्टीपल जेंडर तो नहीं हो सकते मेरे पास, राइट। तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम जिसको हम समझने वाले हैं अब बहुत ज़्यादा अच्छे से, विद अ वेरी गुड एग्जाम्पल। तो यार ध्यान से सुनना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान से सुनना। चलो, अब इस केस में मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं एक सिचुएशन एनालाइज करा रहा हूँ। मान लो कि ये तुम हो, क्यूट सा बच्चा एक, और ये है तुम्हारे पिताजी, है ना, ये तुम्हारे पिताजी। ठीक है, पिताजी तुम्हारे पास आए और तुम्हें बोला बेटा ये लो 10 लाख रुपयों का चेक। तूने बोला क्या पापा? पापा ने बोला बेटा 10 लाख रुपए का चेक, इसे संभाल के रखना,
क्योंकि कल मैं ऑफिस ले जाने से पहले तुमसे इसे मांगूंगा। ठीक है, ज़्यादा खुश मत हो। तो पापा ने बोला 1 दिन के लिए 10 लाख का चेक तेरा, पर कल जब मैं ऑफिस जाऊंगा तो ऐसे चेक ले जाऊंगा। अब तुम बहुत खुश, तुम्हें चेक मिला, तुम ऐसे लोगों को स्टोरियाँ भेज रहे हो, स्नैप पे भेज रहे हो, है ना, स्टोरियाँ लगा रहे हो, बहुत पैसा तुम्हारे भाई पे, बढ़िया बदमाशी वाले गाने चला दिए तुमने। ठीक है। अब अगला दिन आया, पापा चेक भूल गए और पापा चले गए कहाँ? ऑफिस। तुम खुश, भाई चेक तुम्हारे पास है अभी भी, लेकिन पापा चले गए ऑफिस। और पापा को याद आया चेक तो मेरी बेकार औलाद के पास है। तो भाई पापा ने किया वहीं से ऑफिस से फ़ोन और बोला बेटा सुनो, वो जो 10 लाख का चेक था ना, मैं ऑफिस से एक बंदा भेज रहा हूँ, उसको दे देना। तुमने बोला अरे पापा ठीक है, चलो। अब सुनना बहुत ध्यान से, अरे जो आएगा उसका नाम तो बता दो पापा। तो पापा ने बोला हाँ, उस बंदे का नाम है एक्स। जो बंदा चेक लेने आ रहा है तुमसे, उसका नाम है एक्स। अब सस्पेंस इन द स्टोरी। तुम्हारे पापा के ऑफिस में थे 2 चोर। हाँ, तुम्हारे पापा के ऑफिस में थे 2 चोर, उन्होंने पापा की सारी बातें सुन ली और वो भी कहाँ आ गए? तुम्हारे घर की तरफ आ गए। ये है तुम्हारा 10 लाख का चेक जो तुम्हारे पास है, और ये है तुम्हारा घर जहाँ पर तुम अंदर आराम कर रहे हो। एंड तुम्हारे घर के दरवाजे पे कितने लोग खड़े हैं? 3 लोग खड़े हैं। तुम्हारे घर के दरवाजे पे कितने लोग खड़े हैं? 3 लोग खड़े हैं। अब घंटी बजेगी जी, टिंग टोंग, घंटी बजी, तुम यहाँ आए। तुमने बोला हाँ जी, ये मान लो पहला बंदा है, ये दूसरा बंदा है, तीसरा बंदा है। तुमने इससे पूछा हाँ जी बताइए। इन्होंने बोला अरे आपके पापा ने मुझे भेजा था वो चेक के लिए। तो तुम पहला सवाल क्या पूछोगे? आपका नेम क्या है? आपका नेम क्या है? अब ये बोलेगा कि जी मेरा नाम है एक्स। ठीक है, आप एक सही बंदे हो, आप एक वैलिड बंदे हो। तो वो जो 10 लाख का चेक है, वो 10 लाख का चेक तुम किसे दे दोगे? इसको दे दोगे, पर्सन नंबर 1 को दे दोगे। ठीक है, ये 10 लाख का चेक आपने एक्स को दे दिया। अब आप दूसरे बंदे के पास जाओगे, आप पूछोगे हाँ जी भाई साहब आप कौन? ये बोलेगा अरे मैं एक्स। अरे ये तो दिक्कत हो गई। तो क्या आप इस एक्स के लिए एक और 10 लाख का चेक बना सकते हो? जवाब है नहीं। आपको इस 10 लाख की वैल्यू, ये 10 लाख क्या है? ये वैल्यू है। इस वैल्यू को इस एक्स को प्रोवाइड करना है, तो कैसे करोगे? आपको नंबर 1 से वापस लेना पड़ेगा चेक, एंड फिर नंबर 2 को देना पड़ेगा। यस और नो? ठीक है। और फिर आप तीसरे बंदे से पूछोगे आप कौन? वो बोलेगा अरे मैं भी एक्स। तो फिर आप नंबर 2 से वापस लोगे एंड नंबर 3 को प्रोवाइड कर दोगे चेक। यार इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नेम क्या करता है? नेम वैल्यू को होल्ड करता है। नेम क्या करता है? ये 10 लाख है वैल्यू, ये है एक्स हमारा नेम। नेम वैल्यू को होल्ड करता है। इसका मतलब नेम वैल्यू को होल्ड करता है, तो क्या मल्टीपल लोग एक बारी में एक ही वैल्यू को होल्ड कर सकते हैं विद द सेम नेम? नहीं। तो अगर आपको ये जेंडर वाले प्रॉब्लम से, मुसीबत से छुटकारा चाहिए, तो आपको ये जो नेम है वो तीनों के केस में सेम कर देना चाहिए, क्योंकि अगर तीनों का नेम सेम होगा तो इनमें से कोई एक ही वैल्यू को होल्ड कर पाएगा, सारे नहीं कर पाएंगे। यस, एग्जैक्टली, दैट इज द सॉल्यूशन। यहां पर जो मेरे पास नेम एट्रीब्यूट है, मैं तीनों का नेम क्या कर दूंगा? मान लो एक्स, सेम कर दूंगा एक्स। तो अब जब मैं इसे ट्राई कर रहा हूँ, तो अगर मैं फीमेल पे गलती से क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद मेल पे क्लिक करता हूँ, तो फीमेल डिससेलेक्ट हो जाएगा। एंड ऐसे करते करते मैं किसी भी एक को सेलेक्ट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि नेम आपका जो एट्रीब्यूट है वो वैल्यूज़ को होल्ड करता है। एक मल्टीपल एंटिटीज़ विद द सेम नेम एक वैल्यू को होल्ड नहीं कर सकते, एक बारी में एक ही नेम उस वैल्यू को होल्ड कर सकता है। तो ये है इसके पीछे की मेंटालिटी। बस आपको याद रखना है कि नेम आपकी वैल्यू को होल्ड करता है और वो आगे एक्सेस करने के लिए काम आएगा। चलो जी, विद दिस आपको समझ आया इनपुट टैग्स के बारे में, एंड आपको समझ आया होगा बहुत सारी चीज़ें लाइक हमारे रेडियो बटन और नेम और अलग अलग एट्रीब्यूट्स के बारे में भी। तो अब एंड करने से पहले हम आपको 2 चीज़ें बताने जा रहे हैं। एक, मैं आपको थोड़ा सा डेवलपर्स टूल के बारे में बताऊंगा, एंड डेवलपर्स टूल में बताने के साथ साथ मैं आपको इन एक्स्ट्रा टैग्स के बारे में बताऊंगा। अब डेवलपर्स टूल क्या होता है? तो यार जब मैं अपने इस वाइड स्क्रीन पे, इस व्यू पोर्ट पे जाता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ से कर सकता हूँ राइट क्लिक, एंड यहाँ पे कर सकता हूँ इंस्पेक्ट। राइट क्लिक एंड इंस्पेक्ट। तो यार ये जो राइट साइड में आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा क्या है? ये कंसोल, सोर्सेज, एलिमेंट्स, नेटवर्क, ये सारी चीज़ें क्या है? व्हाट इज़ दिस? ये होता है डेवलपर्स टूल। ये आप और मेरे जैसे डेवलपर्स के लिए है, ताकि हम चीज़ों को आसानी से समझ पाए और थोड़ा सा कोड कर पाए। तो यार मान लो मेरे पास कोड के अंदर यहाँ पर एक इनपुट होता विद द टाइप पासवर्ड। इनपुट विद द टाइप पासवर्ड, है ना? बस कुछ खुराफाती करने के लिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इनपुट विद द टाइप पासवर्ड। अब क्या आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है पासवर्ड के अंदर? आपको नहीं दिख रहा?
आपको ये चीज़ नहीं दिख रही, राइट, पासवर्ड के अंदर मैंने क्या लिखा है, पर आप अगर इसको देखना चाहते हो तो आप सबसे पहले क्या करो, ये जो पहला आपको आइकन दिख रहा है, मैं इसे मैग्नीफाइंग ग्लास बुलाता हूँ, तो आगे वाली क्लासेस में भी अगर मैं कभी मैग्नीफाइंग ग्लास को सिलेक्ट करने को बोलूँ तो आपको इस पर्टिकुलर आइकन को क्लिक करना है। अभी सिलेक्ट हो गया। अब मैं किसी भी एलिमेंट पे जाकर उसके बारे में देख सकता हूँ। अब मैं गया, मैंने इस इनपुट पे क्लिक करा, ठीक है, ये इनपुट को सिलेक्ट करना था, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। अब इसने मुझे क्या बोला, यार इसने मुझे बोला इसका जो टाइप है ना वो पासवर्ड है, एंड जब भी टाइप पासवर्ड होता है हम इसके अंदर का डेटा नहीं देख पाते, पर मुझे तो डेटा देखना है, मैं अपना पासवर्ड भूल गया हूँ। तो मैं जैसे इस पासवर्ड पे डबल क्लिक करूँगा, मैं इसको यहाँ पे चेंज करने का पोटेंशियल रखता हूँ, एंड जैसे ही मैं इसको चेंज करके एंटर प्रेस कर दूंगा, क्या आपको मेरा पासवर्ड नज़र आ रहा है जो मैंने छुपा के लिख रखा था? जी हाँ, आप यहाँ पर जाके बेसिक चेंजेस कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ये एक टेम्परेरी चेंज होता है, सो दैट आप किस आइडियोलॉजी से सोच रहे हो या क्या आप एग्जीक्यूट करने वाले हो, उसका एक अगर आप डमी देखना चाह रहे हो तो आप यहाँ पर कोड में माइनर चेंजेस करके उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, राइट। तो आपका पासवर्ड कभी भी सिक्योर नहीं हो रहा होता। इस तरीके से कैसे सिक्योर करेंगे वो बैकएंड में देखेंगे, ऐसे आप अपने पासवर्ड्स को विजिबली देख सकते हो। सिंपली आप गए, टाइप पासवर्ड की जगह कर दिया टेक्स्ट, आप उसे देख सकते हो। अगर आपका कोई पासवर्ड कभी खो रखा था और आपको ध्यान नहीं है तो आप इंस्पेक्ट पे जाके आपने मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करके उस पर क्लिक करो, उसका टाइप चेंज करके टेक्स्ट कर दो और आपको वहीं पर ही उसके पासवर्ड को नज़र आ जाएगा, एंड उस पासवर्ड को आप ध्यान कर सकते हो। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ऐसे हम मल्टीपल चीज़ों का एक्सेस कर सकते हैं, हमें इनलाइन ब्लॉक भी पता लग जाएगा कि भाई कौन सा हमारा ब्लॉक एलिमेंट है, कौन सा हमारा इनलाइन एलिमेंट है, ऐसे हम इन्फॉर्मेशन पे देख सकते हैं, राइट भाई, बहुत बढ़िया। चलो अभी के लिए डेवलपर टूल के बारे में इतना काफ़ी है, जैसे जैसे नीड पड़ेगी, जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा ना हट जाएगा, ये रिफ्रेश करा हट गया, एंड जो भी लिखूंगा वो नज़र नहीं आएगा, राइट। सो एक टेम्परेरी चेंज होता है। छोटे छोटे टैग्स के बारे में जान लेते हैं भाई यहाँ से। तो यार सबसे पहले आता है फील्ड सेट। फील्ड सेट और लेजेंड क्या कर रहे हैं यार, जब आपने इनपुट्स बनाए थे इतने सारे, ये इनपुट्स अच्छे नहीं लग रहे थे, तो इनपुट्स के आसपास अगर आप एक बॉर्डर बनाना चाहते हो तो वो कैसे बनाते हो, वो बनाते हो आप फील्ड सेट से। कैसे दिखा देते हैं यार, मैंने इतने सारे इनपुट्स बनाए थे अभी, राइट। मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए बेसिकली इन सबको कि मैं एक रैप कर पाऊँ सुंदर सी जगह पे, सॉरी नॉट यहाँ पर, इनको रैप कर पाऊँ। ठीक है, मैंने क्या किया, एक बनाया फील्ड सेट, एक बनाया फील्ड सेट, और मेरा जितना डेटा था, जितना डेटा मतलब जिसको भी मैं रैप करना चाहता हूँ ऑफकोर्स, उस सारे डेटा को इस फील्ड सेट के अंदर रैप कर दिया, उस सारे डेटा को इस फील्ड सेट के अंदर रैप कर दिया। ऑब्जर्व कराता हूँ, चिंता मत करो, ठीक है। ये रहा मेरा फील्ड सेट का एंडिंग टैग, बीच का डेटा, एंड फील्ड सेट का ओपनिंग टैग। अगर मैं इसको लाइव सर्वर पे रन करता हूँ फिर से तो मैं देख पाऊंगा, इसको हटा देते हैं, तो क्या ये एक बॉर्डर के अंदर रैप हो गया, देख पा रहे हो, एक बॉक्स के अंदर रैप हो गया ये पूरा का पूरा। जी हाँ, ये पूरा एक बॉक्स के अंदर रैप हो गया। एंड अगर आप इस बॉक्स को रैप करने के साथ साथ एक नाम देना चाह रहे हो कि एक मेरा स्टूडेंट बॉक्स है या मेरा पेरेंट बॉक्स है या मेरा कोड बैठक का बॉक्स है, तो वो नाम कैसे देख सकते हो इस बॉक्स के ऊपर ही, उसके लिए आपको चाहिए होगा लेजेंड। तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करोगे, आप यहाँ पे यूज़ करोगे लेजेंड, इसका क्लोजिंग भी यहीं रहेगा, एंड आप यहाँ पे नाम दे दोगे, मान लो कोड बैठक, ठीक कर लेते स्पेलिंग्स, कोड बैठक, ठीक है। अब मैं रन करूँगा तो आप ध्यान से देख पा रहे हो, इस बॉर्डर के साथ साथ ही इसका नाम बॉक्स का डिफाइन कर दिया गया है, कोड बैठक। ऐसे आप मल्टीपल बॉक्सेस बना सकते हो। तो फील्ड सेट से आता है एक आउटलाइनिंग, एंड उस आउटलाइनिंग के साथ साथ आपको नाम भी चाहिए, तो वो आता है लेजेंड से। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, आपने मुझे 2 नए टैग्स के बारे में तो बता दिया, अच्छा लगा जान के, वेरी गुड। अब और कौन से टैग्स के बारे में बता रहे हो यार, अब आ रहे हैं कोड एंड प्री। कोड एंड प्री मतलब क्यों यूज़ करते हैं ये यार, आप लोगों ने कभी ना कभी किसी ब्लॉग एप्लीकेशन पे जाके देखा होगा कि वो लोग ना ऐसे सुंदर सा कुछ कोड लिख के बैठे होते हैं, ऐसे कुछ भी, मतलब अभी तो मैं एक रैंडमली C++ का कोड लिख रहा हूँ, जिसको नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, बस एक कोड है ये, है ना। इंक्लूड स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, है ना, मैं कुछ ऐसे रैंडमली लिख रहा हूँ, क्या इसका मतलब है हमें उसमें नहीं जाना, C++ तो हम पढ़ ही नहीं रहे, राइट। और उसका मेन फंक्शन लिख दूंगा, चलो मैं कोड में ही करता हूँ सीधा, ठीक है, कोड में ही करता हूँ सीधा। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक जो इसको लिख रखा था, नीचे गया, मैंने कोड लिखा #include IO stream, स्पेलिंग गलत है पर कोई बात नहीं। उसके बाद लिखा मैंने यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, फिर मैंने एक मेन फंक्शन बना दिया जिसमें से मैं रिटर्न कर देता हूँ 0 को, कोई चक्कर नहीं है, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, ठीक है। ये मैंने कोड लिखा। अब यार ये कोड अगर मैंने लिखा तो ये बिल्कुल ऐसे सुंदर सा कोड फॉर्मेट में दिखना चाहिए हमें, पर क्या ये सुंदर सा होके कोड फॉर्मेट में दिख रहा है? नहीं यार, ये तो प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में दिख रहा है, ये तो फील ही नहीं दे रहा, ये तो वाइब ही नहीं दे रहा। तो क्या ये सही तरीका है?
नहीं यार, अगर मुझे कोड को कोड की तरीके से लिखना है तो कौन से टैग के अंदर उसे रैप करना पड़ेगा? तो मैं यूज़ करूँगा कोड टैग, और उस कोड के टैग के अंदर इसे मैं क्या कर दूंगा, कॉपी पेस्ट, ताकि आपको सबसे पहले तो डिफरेंस समझ आए कि पहले वे और दूसरे वे में डिफरेंस क्या है। राइट, ध्यान से देखना। अब पहला वे यहाँ पे एंड हो रहा है जो बिल्कुल टेक्स्ट की तरह दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर इसका लिखने का तरीका, लिखावट थोड़ा सा कोड कोड से मैच कर रहा है। आपने बाकी जगह कभी ऑब्जर्व किया हो तो कोड टैग से क्या होता है, कोड टैग से इंडेंटेशन नहीं आती, लेकिन उसकी लिखावट, उसकी फॉन्ट फैमिली कुछ इस तरीके से नज़र आती है कि वो एक कोड फॉर्मेट में नज़र आता है कि हाँ भाई यहाँ पर एक कोड है। पर यार मुझे तो इंडेंटेशन चाहिए, मुझे इंडेंटेटेड कोड चाहिए पूरा का पूरा। उस केस में मैं क्या करूँगा, इसको कमेंट कर देते हैं। सबसे पहले तो एक नए टैग का इस्तेमाल करूँगा, दैट इज़ प्री फॉर्मेटेड, है ना। ये आपका इंडेंटेशन को फॉर्मेट करने में हेल्प करेगा। अब अगर यहाँ पे 10 स्पेसेस हैं तो आपके जो UI में, व्यू पोर्ट में है, वहाँ पे भी 10 स्पेसेस आपको नजर आएंगे। यहाँ पे अगर 15 है तो 15 नजर आएंगे। जैसे कि ध्यान से देखो, अब देख पा रहे हो आगे इनके स्पेसेस अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि इसको लिखने के दौरान यहाँ पे स्पेसेस अवेलेबल थे। अगर मैं यहाँ के स्पेसेस कम करके बिल्कुल दीवार से जोड़ देता हूँ तो वहाँ UI में भी दीवार से जुड़ जाएगा। एंड अगर मैं बिल्कुल पीछे ले जाता हूँ तो दीवार में भी UI की तरह बिल्कुल पीछे चला जाएगा। राइट, 3-4 ऑप्शन मैंने करके दिखाए तुम्हें, देख पा रहे हो। तो जितना तुम, जैसे तुम एज इट इज़ लिख रहे होगे अपने कोड पे प्री के अंदर, सेम एग्जैक्ट इंडेंटेशन के साथ वो तुम्हें आपके UI पे भी नजर आ जाएगा। नाउ इट इज़ लुकिंग लाइक अ बिट ऑफ द कोडिंग पार्ट। बाकी तो हम CSS से कमाल कर ही सकते हैं, और अभी के लिए दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स बाय विच यू कैन राइट द कोड्स व्हेनेवर देयर इज अ रिक्वायरमेंट। ठीक है भाई, कोड एंड प्री के बारे में भी अब आप लोग समझ चुके हो। तो लास्ट चीज़ जो आपको यहाँ पे जाननी है, दैट इज सिलेक्ट एंड आई फ्रेम। अब सिलेक्ट के बारे में जानते हैं पहले। आप लोगों ने कभी ना कभी एक फॉर्म सबमिट करा होगा, तो उस फॉर्म में ऐसा होता है ना, ड्रॉप डाउन ऑप्शन आता है कि भाई मतलब आप मान लो आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है, तो ऐसा एक ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आता है, और वो कहता है ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके आप जनवरी सिलेक्ट करना चाहते हो, फेब्रुवरी सिलेक्ट करना चाहते हो, एंड सो ऑन ऑप्शंस। तो वो ड्रॉप डाउन कैसे बनता है? वो बनता है इस सिलेक्ट की मदद से। चलो अब हम इसे बना के देखते हैं। तो मैं गया, मैंने सिंपली क्या किया, इस कोड को भी कमेंट या पढ़े रहने देते हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है। मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट। सिलेक्ट के अंदर मैंने क्या कर दिया, सिंपली मेरे पास होता है ऑप्शन। मैं यहाँ पे ऑप्शन लिखा, सबसे पहले ऑप्शन लिखा मैंने कि मान लो ये मेरा जनवरी के लिए है डेटा, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 3-4 लिख दी मैंने, ज़्यादा नहीं लिख रहा। ठीक है, इनकी चाहो तो वैल्यू भी दे दो। जनवरी के केस में जनवरी वैल्यू दे दी, फेब के केस में फेब वैल्यू दे दी, एंड मार्च के केस में मार्च, अप्रैल में APR, मई में मई। राइट, अब मैंने तुम्हें क्या बताया था, नेम एट्रीब्यूट होल्ड करता है वैल्यू को। तो यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ पे दे रहा हूँ ना मैं, जैन फेब वगैरह, तो जिसको भी मैं सिलेक्ट करूँगा वो वाली वैल्यू सिलेक्ट हो जाएगी इस नेम के कॉरस्पॉन्डिंग। कौन से नेम के कॉरस्पॉन्डिंग? DOB के कॉरस्पॉन्डिंग, डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ जो नेम है वो कौन सी वैल्यू को पॉइंट करेगा? जिसको भी मैं सिलेक्ट कर रखा हूँगा। ठीक है, चलो इसका आउटपुट देखते हैं एक बार। अब बाय डिफ़ॉल्ट क्या सिलेक्टेड है? जनवरी, लेकिन मैं किसी को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। जिसको भी सिलेक्ट करूँगा वो वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग DOB वाले नेम के अंदर वैल्यू होल्ड कर रही होगी। पर यार मैं चाहता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट जनवरी ना हो, बाय डिफ़ॉल्ट मार्च ही सिलेक्टेड रहे, या फेब का महीना है तो फेब ही सिलेक्टेड रहे। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? जी हाँ, आपको जोन सी भी वैल्यू को बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड रखना है, आप वहाँ पर जाके इसे एक बूलियन एट्रीब्यूट दे सकते हो, सिलेक्टेड। जिसको भी सिलेक्टेड दोगे, पेज रिफ्रेश करोगे तो वही वैल्यू सिलेक्टेड आपको मिलेगी। अगर आप इसे चूज़ नहीं करते हो तो मार्च इज़ द डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो सिलेक्टेड मिलेगी। एंड अगर आप चाहो तो इसको कोई भी वैल्यू दे सकते हो, यहाँ पर आप सिलेक्टेड किसी को भी दे सकते हो। अब हमने मई दे दिया, जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या मिलेगी? मई। चेंज मैं कभी भी कर सकता हूँ, आई कैन चेंज एट एनी टाइम, पर अगर मैंने सिलेक्ट ही नहीं करा तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू मेरी क्या रहेगी? मई। ठीक है, that's about how you work with the drop down, that is the select thing. And last thing for our बैठक नंबर 2, बैठक नंबर 2 पॉइंट करने से पहले हम आखिरी चीज़ जो पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ आई फ्रेम। ठीक है भाई, आई फ्रेम के बारे में भी पढ़ लेते हैं। आई फ्रेम क्यों इस्तेमाल किया जाता है भाई? आई फ्रेम का इस्तेमाल किया जाता है कि अगर आपके पास कोई यूट्यूब वीडियो है, आप उस यूट्यूब वीडियो को अपनी एप्लीकेशन में, अपने वेब ऐप में दिखाना चाह रहे हो, वेबसाइट में दिखाना चाह रहे हो, या फिर आप गूगल मैप का कोई मैप है उसे अपने वेबसाइट में, लोकेशन को वेबसाइट में आप एम्बेड करके दिखाना चाह रहे हो, या फिर आपके पास एक और HTML पेज है, किसी और HTML पेज को अपने पेज के अंदर एम्बेड करना चाह रहे हो, तो इन सब चीज़ों के लिए कौन आपकी हेल्प करता है? आई फ्रेम आपकी हेल्प करता है। ठीक है जी, करके दिखा देते हैं ना, एक एग्जाम्पल तो दिखा ही सकते हैं। मैं गया, मैंने कोड बैठक का यूट्यूब चैनल खोला। मान लो मुझे कोड बैठक की एक वीडियो को एम्बेड करके दिखाना था। मैं गया, मान लो हमने DSA का कोर्स लॉन्च कर दिया एवरीवन, तो आप जाके DSA ज़रूर देखें। तो यहाँ पे शेयर का ऑप्शन आ रहा है, शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। पहला ऑप्शन मुझे क्या दिख रहा है? एम्बेड। जैसे ही मैं एम्बेड पे क्लिक करूँगा
यहाँ पर मुझे आई फ्रेम दिख जाएगा। इस आई फ्रेम के लिंक को मैं क्या कर दूंगा, कॉपी एंड पेस्ट करके कहाँ ले आऊँगा, हमारे कोड बेस में, जहाँ पर भी मुझे उसे दिखाना है। मतलब मैं चाहता तो आई फ्रेम खुद का ऐसे बना कर इसके अंदर आप SRC वगैरह डाल सकते हो, पर जब आपको सारा काम यूट्यूब करके दे रहा है तो आपको खुद से थोड़ी करने की ज़रूरत है, राइट। तो यहाँ पे करने की नीड नहीं है, सिंपली मैंने इसको पेस्ट करा है। अगर मैं आउटपुट देखना चाहूँ तो क्या यहाँ पे मेरी यूट्यूब वीडियो एम्बेड हो गई है? जी हाँ, यहाँ पर आप ऐसे मल्टीपल यूट्यूब वीडियोज़ को एम्बेड कर सकते हैं, राइट। चलो HTML का पेज भी है अगर तो भी कर सकते हो। सिंपली मान लो मैंने एक नया HTML बनाया है, एक नया HTML का नाम है app.html। इसके अंदर अगर मान लो मैं बॉयलर प्लेट लगा के कुछ छुटकू मुटकू सा एक div का कोड और एक इमेज इसके अंदर ऐड कर देता हूँ, जिस इमेज को मैं एसेट्स के फोल्डर के अंदर से फ़ोटो की मदद से यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो क्या ये app.html इंडेक्स के अंदर नज़र आएगा? बिल्कुल आएगा। कैसे आएगा? मैं SRC के अंदर क्या लिखूँगा, /फाइल का नाम। तो जो फाइल आप यहाँ पर ऐड कराना चाहते हो उस फाइल का नाम लिखो, सेव करो, एंड अगर आप आउटपुट में देखो तो क्या आपको वो इमेज नज़र आ रही है? ऑल्दो बहुत छोटे फॉर्मेट में नज़र आ रही है क्योंकि आपने यहाँ पे अभी इसको कुछ हाइट विड्थ वगैरह नहीं दी है, बट हाँ नज़र आ रही है, राइट। तो आप इसकी सेटिंग हाइट एंड विड्थ की कर सकते हो जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। बस भाई, और कितना बढ़ना चाहते हो एक दिन के लिए? सब कुछ तो तुमने सीख लिया, आई फ्रेम, लेजेंड, फील्ड सेट, कोड, प्री, सारे टैग्स, इनपुट्स एंड HTML एंटिटीज एंड एट द सेम टाइम मीडिया एलिमेंट्स, एंकर टैग्स, सारी चीज़ें तुमने इस वीडियो में सीख लिया है। लेकिन दैट्स नॉट द एंड ऑफ HTML। अभी HTML खत्म करने के लिए हमें एक शॉर्ट ऑफ वीडियो और चाहिए होगा, दैट इज़ हमारी बैठक नंबर 3। तो आप लोग बैठक नंबर 3 का इंतजार करना, उसके अंदर हम एक छोटू सा प्रोजेक्ट भी बनाएंगे और हमारे HTML को वाइंड अप कर रहे होंगे। ऑलराइट, with this we are good to end this बैठक नंबर 2 ऑफ आवर चैनल वेब की सीरीज़ के अंदर। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो श्योरली पसंद आई होगी, क्योंकि काफ़ी दिल से हमने ये वीडियो बनाई है और काफ़ी चीज़ों को कोशिश करी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, ताकि हमारा डेवलपर एक्सपीरियंस आपको अच्छे से मिल पाए और आप एक जर्नी को सही तरीके से, सही डायरेक्शन से कैच कर पाए। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्यारे प्यारे से कमेंट्स कर सकते हैं। एंड आई वुड रियली रिक्वेस्ट अगर आप थोड़ी सी हेल्प हमारी कर ले और हम इस चैनल को ग्रो करें, हमारी एक कोड बैठक की फैमिली को ग्रो कर पाए। ऑलराइट, विद दिस एंडिंग दिस बैठक नंबर 2, आपके अपने समर्थ भैया फ्रॉम कोड बैठक, लव यू, साइनिंग ऑफ।